ऊपर साइड करके फिक्स नीचे तो बहुत ठंडा लगता है। इसमें तो वैसे भी हवा आ रही है, बस कूलिंग नहीं कर रहा है। कूलिंग करता है, अभी नहीं कर रहा, बंदी को हवा के लिए चलाना अच्छा का। चलिए। प्रत्येक दर्शन की तत्व मीमांसा और ज्ञान मीमांसा अलग होती है। तत्व मीमांसा का अर्थ क्या है अजय जी? किस दर्शन में कितने पदार्थ माने जाते हैं? मिनिमम पदार्थों को तत्व मीमांसा है। वेदांत के अनुसार कितने तत्व हैं? एक ही है। ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, इसलिए तत्व तो एक है। तात्विक सत्ता एक ही की है। सांख्य के अनुसार दो है, एक है पुरुष और एक है प्रकृति। इसी को कहते हैं, एक है आत्मा और एक है अनात्मा। द्वैत और सांख्य एक ही। सांख्य भारतीय दर्शन में सांख्य और द्वैतवाद का सबसे प्रखर प्रतिनिधित्व सांख्य दर्शन करता है। 25 किस्में थे। तो द्वैतवाद में पुरुष था, एक पुरुष था, फिर उसके हिस्से होते जाते जी पुरुष और प्रकृति 26। इसलिए अगर हम विभाग शब्दतः कहना चाहें तो कह सकते हैं, एक तो प्रकृति और एक प्राकृत है। प्रकृति से निर्मित जो है प्राकृत है। ये जो प्रश्न का है द्वैत, तो जब द्वैत की बात आ रही है वो सांख्य द्वैत का मतलब अद्वैत, एक शब्द है अद्वैत, दूसरा है देखें हिंदी में भी हम शब्द का प्रयोग क्या करते हैं? एक है ना, एक है, और एक का नेगेशन क्या हो जाता है? अनेक। अनेक। अन उपसर्ग है ना, अन, जैसे अनपॉपुलर कह देते हैं तो अन शब्द वहीं से आया हुआ है। पहले मैंने बताया था कि अज कहते हैं, एक तो जो जिसकी कभी उत्पत्ति नहीं होती उसको परमात्मा को अज कहते हैं, अजह। और बकरे को भी अजह कहते हैं। क्यों? तो उसका है धातु क्या है ये देखना पड़ेगा। अज उसका अज से है, ना जाए थे से नहीं है शायद। अज तो अज है। और अब इसमें नेगेशन करना हो तो क्या होता है? व्याकरण बता रहा हूँ मैं आपको। अन अज, अनजा। जैसे सर हिंसा है ना, हिंसा, इस शब्द का आरंभ किससे होता है? व्यंजन से। जिस शब्द का आरंभ व्यंजन से होता है उससे पहले क्या लगा देंगे आप? और आ लगा देंगे, सिंपल है ना। अहिंसा, क्योंकि अ के बाद में क्या है? हा है। अच्छा, मान लीजिए धर्म शब्द है तो क्या लगाएंगे? अधर्म। अच्छा, दूसरा कोई शब्द बताएं? अपूर्व, पूर्व, अपूर्व, अपूर्ण लगा लीजिए, क्या हो गया? पूर्ण, अपूर्ण हो गया। सिंपल सी बात है। अगर इसका आरंभ स्वर से होता है, जैसे उदार, तो क्या लगा देंगे? अ के बाद में एक अ तो था ही, इसमें न और लग जाता। अन उदार, अनुदार, उदात्त शब्द है, क्या हो जाता है? अनुदात्त, अनुदात्त। अब मान लीजिए एक शब्द है अश्व, अश्व माने घोड़ा, क्या लगेगा? अन अश्व, अनश्व। ऐसे। अब एक शब्द के आगे क्या लगाएंगे? अनेक। अनेक कहते अनेक हैं, परंतु ये लिटरली इसका अर्थ क्या है? एक का निषेध है ना सर? अच्छा, अब देखिए कि अद्वैत, अद्वैत का मतलब द्वैत का निषेध है। तो दो ही चीजें हैं, एक तो द्वैत और एक अद्वैत। अच्छा, अनेक का मतलब क्या? दो है केवल क्या? जो एक नहीं है वो दो है। एक के अलावा जो कुछ भी है वो एक का ना होना, एक नहीं है। लगभग वही भाव इसमें आ जाता है
क्योंकि एक वाद है त्रैतवाद, जैसे ईश्वर, जीव और प्रकृति, ये तीन तत्वों की अलग अलग सत्ता है, ऐसा महर्षि दयानंद का मानना है। माध्व वेदांत में भी ऐसे माना जाता है। तो ये एक तरह से त्रैतवाद है। क्या है? त्रैतवाद है ना सर। जैसे सांख्य का तो लिटरली द्वैतवाद है, केवल प्रकृति और पुरुष है। वेदांत का एकवाद है, अद्वैतवाद है। और महर्षि दयानंद का, माध्व का त्रैतवाद है। परंतु अद्वैतवाद, द्वैतवाद और त्रैतवाद ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं होता है। उसको दो ग्रुप में बांटा जाता है, एक तो अद्वैतवाद और बाकी जो कुछ भी है उसको क्या कह देते हैं? द्वैतवाद। अंग्रेजी में शब्द है ना सर, ड्युअलिटी। ड्युअलिटी का मतलब क्या है? केवल दो तत्व नहीं है। ड्युअलिटी का मतलब जो मोनिज्म को नहीं मानते हैं वो ड्युअलिटी को मानते हैं। ड्युअलिटी का मतलब केवल दो तत्व तो है। हाँ, प्लूरलिटी को ड्युअलिटी कह देते हैं। ड्युअलिटी शब्द का लिटरल मीनिंग तो ये है ना, दो, ड्युअलिटी। परंतु वहाँ अभिप्रायार्थ क्या है? प्लूरलिटी। मोनिज्म और क्या कहते हैं इसको? प्लूरलिज्म कह सकते हैं। ऐसे कहते हैं। तो जो फिलोसॉफिकल सिस्टम मोनिज्म को नहीं मानता है और प्लूरलिज्म को मानता है, उसको क्या कहते हैं? अद्वैतवाद कहते हैं। और अद्वैत क्या होता है? अद्वैत का मतलब वही है, अद्वैत जिसमें एकमात्र तत्व को माना जाता है। तो सारा अस्तित्व जो है एक है। वैसे भी हम सोचें कि एग्जिस्टेंस तो एक ही है ना। एग्जिस्टेंस में इंक्लूड करता है सब कुछ, जिसको सत्ता कहते हैं ना। सत्ता तो एक ही है। ये सारा जगत क्या है? सत्ता है। तो सत्ता ब्रह्म है, सत्ता ब्रह्म है। हमने काफी कुछ बात क्या की थी, प्रकृति और पुरुष की। अब थोड़ा सा अजय जी ये बता दीजिए कि शुरुआत हमने कहाँ से की थी? हमें आत्यंतिक दुख निवृत्ति चाहिए। आत्यंतिक और ऐकांतिक दुख निवृत्ति, ये शब्द मेरे सामने बोल दीजिए एक बार। आत्यंतिक, ऐकांतिक। परमानेंट एंड टोटल। फिलोसोफर की तलाश है। आम आदमी की तलाश क्या है? शाम की रोटी की व्यवस्था है, तो दुख की निवृत्ति होगी, चैन से सो भी जाता है वो। परंतु फिलोसोफर क्या देता है? कल फिर सुबह उठूंगा, फिर भूख सताएगी। फिलोसोफर क्या कहेगा? भूख को समाप्त करो, बजाय दोपहर के भोजन से दोपहर की भूख को समाप्त करने का आइडिया ये है। तो समस्या क्या है? शरीर समस्या है। तो आत्यंतिक दुख निवृत्ति तब संभव है जब जिस वजह से दुख आते हैं, शरीरम व्याधि मंदिरम, शंकर ने कहा है। शरीर है, आपको क्या हो गया? क्या बीमारी है? कोई शरीर है, शरीर रूपी बीमारी हो गई है मुझे। जब तक ये है तब तक मैं परेशानी रहूँ। भूख सुबह शाम, तृष्णा सुबह शाम आपको पीड़ित करती रहेगी। तो एक चक्र चलता रहता है। तो फिलोसोफर तात्कालिक दुख की निवृत्ति से संतुष्ट नहीं होता, उसको दुख की ऐकांतिक और आत्मिक चाहिए, फिर से दुख ना हो ऐसे इसके लिए। तो उसके लिए क्या कहा था उसने? दो साइंटिफिक मीन्स और वैदिक काम नहीं करेंगे। वैदिक मीन्स का मतलब क्या है? रिचुअल्स। क्योंकि वेद, वैसे तो ये जो सांख्य दर्शन जिस बात को कह रहा है वो भी सांख्य क्लेम करता है कि वेद की ही बात है। पर वेद के दो भाग हैं, एक तो रिचुअल्स को बताने वाला भाग, उसकी बात कर रहे हैं वैदिक मीन्स। तो अंत में उसने क्या कहा? किस मीन्स से दुख की आत्यंतिक और ऐकांतिक निवृत्ति होगी? व्यक्त, अव्यक्त, ज्ञान, विज्ञान। और सरल शब्दों में कहें तो क्या कहें? प्रकृति, पुरुष, ज्ञान। और ज्ञान मात्र भी नहीं, प्रकृति, पुरुष, विवेक, यही शब्द था सर। प्रकृति, पुरुष, विवेक। क्या अर्थ है सर विवेक का? डिस्क्रिमिनेटिव नॉलेज। प्रकृति क्या है और पुरुष क्या है? प्रकृति
पुरुष विवेक, प्रकृति और पुरुष के भेद का ज्ञान। प्रकृति भिन्न है, पुरुष भिन्न है, क्योंकि प्रकृति पुरुष का मिश्रण हो जाता है, तो हमें ये नहीं पता चलता कि इनमें से पुरुष कौन है, प्रकृति क्या है। जैसे नीर क्षीर विवेक है ना, दूध वाला पार्ट क्या है और पानी वाला पार्ट क्या है, इसको जानना। ऐसी प्रकृति वाला पार्ट क्या है, पुरुष वाला पार्ट क्या है, इसको जानने के लिए हमें क्या जानना होगा अजय? हाँ, सिंपल। जैसे एक बाल्टी में कुछ दूध है और कुछ पानी मिला दिया गया है। अब आप बताइए कि कौन व्यक्ति दूध को और पानी को पृथक कर सकता है? जिस व्यक्ति को दूध क्या है ये तत्व बताओ, दुग्ध तत्व को जो जानता है और जल तत्व को भी जो जानता है, वही तो अलग अलग करेगा। ये रहा दूध, ये रहा पानी। तो उसके लिए केवल दूध का ज्ञान पर्याप्त नहीं है, केवल पानी का ज्ञान पर्याप्त नहीं है। आपको दुग्ध और पानी के बीच के विवेक का ज्ञान होना चाहिए। सिंपल सी बात है। तो पुरुष तत्व को भी जानना होगा मुझे और प्रकृति तत्व को भी जानना होगा। अभी प्रकृति पुरुष विवेक कहते हैं। इसके लिए 3-4 शब्दों का प्रयोग सांख्य दर्शन के विद्यार्थी को अवश्य आना चाहिए। क्या कहा? विवेक ख्याति, पुरुष प्रकृति अन्यता। हाँ ठीक, 3-4 शब्द, क्योंकि ये टेक्निकल शब्द है। प्रकृति पुरुष, हाँ क्या बताया था? पुरुष प्रकृति विवेक। इनको सिंपल एक शब्द में भी कहते हैं, विवेक ख्याति। अच्छा, अगला एक शब्द है पुरुष प्रकृति अन्यता। पुरुष नहीं, पुरुष नहीं था, सत्व पुरुष अन्यता ख्याति। सत्व माने चित्त, सत्व सत्व पुरुष अन्यता, अन्यता माने अलग, ख्याति माने ज्ञान, इसको क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट के टर्म्स। अच्छा, अब इस पुरुष के 2 भाग हैं, क्या? व्यक्त, प्रकृति के, हाँ प्रकृति के, हाँ प्रकृति के व्यक्त और अव्यक्त। अब पुरुष के कोई भाग नहीं है, पुरुष तो एक है। इसको क्या कहते हैं? जानाति। जानने वाले को क्या कहते थे? क्या? या सर नोअर कौन है? ब्लैक। हाँ ब्लैक है सर। इसमें से प्रकृति और प्रकृति पुरुष में से नोअर कौन है? पुरुष। नोन क्या है? प्रकृति। तो चल नोअर को जानाति इति ज्ञान। क्या धातु है सर? क्या? ज्ञा धातु का कहते हैं यार, ज्ञा धातु का अर्थ तो जानना। तो सर्वम जानाति इति सर्वज्ञ, अल्पम जानाति इति अल्पज्ञ। ठीक है ना? विशेषेण जानाति इति विज्ञ। तो ये ज्ञ का मतलब होता है जानने वाला, जानाति इति ज्ञ। तो ये जानाति का कर्ता कौन हो सकता है इसमें से? पुरुष हो सकता है। इसलिए पुरुष को तो नोअर कह दिया, और ये दोनों के दोनों नोन है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ड्युअलिटी है, नोअर नोन ड्युअलिटी है, क्योंकि संसार में जानने वाला कोई है और जानने की वस्तुएं कोई हैं। तो ये चीज़ें हमको नहीं जान सकते, हम इनको जान सकते हैं। तो प्रोसेस भी इसी में आएगा, प्रोसेस ऑफ नोइंग। हाँ, प्रोसेस ऑफ नोइंग भी इसी में आएगा, क्योंकि प्रोसेस ऑफ नोइंग बुद्धि है, जिसको प्रमाण कहते हैं ना, प्रोसेस। तो प्रमाण माने बुद्धि, तो ज्ञान, ज्ञान ही है वो। तो वो इस पार्ट को बिलोंग करता है। ठीक है, ये स्थिति है। तो हमने क्या निर्णय दिया था कि सांख्य दार्शनिक ने क्या निर्णय दिया था कि साइंटिफिक जो वैज्ञानिक उपाय है अंततः उपाय नहीं है, जो धार्मिक उपाय हैं अंततः उपाय नहीं है। क्या उपाय है? दर्शन उपाय है, जानना उपाय है। किसको जानना? व्यक्त अव्यक्त ज्ञा विज्ञान कहते हैं। इसके लिए टर्म है व्यक्त व्यक्त अव्यक्त। अब ना सर, अब ये इसी शब्द को लेकर पूरा सांख्य विकसित होता है। व्यक्त अव्यक्त ज्ञा विज्ञान, व्यक्त अव्यक्त ज्ञा विज्ञान।
knowledge of the knower and two knowns in the form of व्यक्त and अव्यक्त। तो व्यक्त प्रकृति, अव्यक्त प्रकृति और पुरुष का विशेष ज्ञान। सामान्य ज्ञान तो सबको रहता है, विशेष ज्ञान, इन डेप्थ नॉलेज। जनरल आइडिया ऑफ पॉट इज डिफरेंट। पॉट को जानना, पॉट के फीचर्स को समग्रतः जानना हो विज्ञान है। सामान्य जानना तो सोचना है, एक तो इन्फॉर्मेशन है, एक फॉर्मेशन है, उसको कैसे जानते हैं, है ना। तो व्यक्त अव्यक्त ज्ञान का विज्ञान अगर हो जाए तो दुख की आत्यंतिक और ऐकांतिक निवृत्ति हो जाए, ये क्लेम है ना सर। और जो ऐसा क्लेम करता है उसके सामने सामान्य शिष्य क्या पूछेगा कि गुरुवर व्यक्त क्या है, अव्यक्त क्या है, ज्ञान क्या है और इसका विज्ञान क्या है, ये बता दो, ये तो कहेगा। तो उसको पूरा ये साइंस बताना पड़ेगा, सांख्य का साइंस, जो आरंभ सांख्य का ही है। तब वो ये कहना चाहता है। इससे पहले कि पुरुष पर बात करें, पुरुष क्या नहीं है इस पर बात कर रहे हैं, क्योंकि पुरुष को जिससे भिन्न दिखाना है ना सर। पुरुष को जिससे भिन्न है तो अनात्मा का विवरण पहले दे रहे हैं, क्योंकि अनात्मा में हम आत्मभ्रम करते हैं। तो पहले अनात्मा को डिस्टिंक्टली माइन्यूटली जान जाएं, तब हम भेद नहीं कर, तब हम जान सकेंगे ना ये तो पुरुषेतर है। मान लीजिए किसी को आदमी और चिंपंजी में भ्रम होता हो और उसको पूरे चिंपंजी के सारे फीचर्स बता दिए जाए, चिंपंजी के तौर तरीके ऐसे हैं, उसके बाद उसको देखते ही समझ लेगा ये तो चिंपंजी है। बच्चा कह सकता है ना कि यह अलग टाइप का आदमी दिखाई दिया आज, तो बच्चे को कहो ये आदमी नहीं है, जानवर है। कैसे? इसके ये फीचर्स हैं और आदमी के ये फीचर्स हैं, तो फिर बच्चा भ्रम नहीं करेगा। तो अव्यक्त अव्यक्त ज्ञान का विज्ञान में प्रीति बताओ, व्यक्त अव्यक्त क्या है? अव्यक्त तो प्रकृति है। पूरा चार्ट दिया था मैंने, क्या था? सबसे पहले प्रकृति है, उसके बाद महत है, उसे बुद्धि भी कहते हैं, उसके बाद अहंकार है। पहले जो पुरुष और प्रकृति बताया ना, इसमें से प्रकृति के लिए क्या क्या शब्द हैं? प्रधान, मूल प्रकृति। मूल प्रकृति, बाकी तो मूल प्रकृति नहीं ना सर, मूल प्रकृति। और उसके लिए क्या शब्द है? अव्यक्त। तो एक है चेतन और एक है जड़। तो उस जड़ प्रधान, उसको प्रधान कहते हैं। प्रधान क्यों कहते होंगे जरा बताओ, प्रधान क्यों कहते होंगे? प्राइमरी है। हाँ, प्रधान शब्द का तो सामान्य अर्थ तो प्राइमरी है ना। तो प्राइमरी भी क्यों होता है? कुछ कोई वस्तु प्राइमरी क्यों होती है? इसीलिए Beyond that division is not possible. हाँ, वो उसका वैसे अर्थ है। मैं इसका लिटरल मीनिंग कहना चाह रहा हूँ। धा का मतलब होता है धारण करना। मिट्टी से प्रकृति के प्रधान भी मूल प्रकृति का जो अव्यक्त है, प्रधान है। प्रधान शब्द का सर अर्थ यह है कि धारण करना। जब सब कुछ विलीन हो जाते हैं तो उसको सब कुछ कौन धारण करता है? प्रकृति, मूल प्रकृति। जैसे उपादान कारण को एक दो तरह के शब्द होते हैं। एक तो उपादान कारण कितने होते हैं? उपादान कारण और एक, अभी हम दो ही कारण की चर्चा करें। मान लीजिए निमित्त कारण। घट का उपादान कारण कौन है? मिट्टी। और घट के निमित्त कारण क्या है? सब है। मिट्टी के अलावा जो भी है वो घट के निमित्त कारण है। अच्छा, तो उपादान कारण में और निमित्त कारण में क्या अंतर होता है? जैसे घड़ा बनता है ना, जैसे घट। अब घट जब विलीन होता है तो किस में विलीन होता है? देखिए, ये घट का निमित्त कारण क्या है? कुंभकार मान लीजिए। कुंभकार माने कुम्हार, कुंभकार। और ये कौन है? मिट्टी, मृत्तिका। ये दोनों ही घट के कारण है। अच्छा, एक और हो सकता है निमित्त कारण, दंड भी हो सकता है। दंड का प्रयोग किया जाता है ना, दंड भी होता है, चक्र होता है।
इन सब, तो इनका रोल और इसका रोल अलग अलग है ना। अब घट जब विलीन हो जाता है तो किस कारण में होता है? उपादान कारण। कुंभकार में तो विलीन नहीं होता है, दंड में विलीन नहीं होता है, तो रिवर्ट बैक करता है तो किस में चला जाता है? तो उपादान कारण अपने कार्य को अपने में समेट लेता है। आहित धान, प्रकृष्ट रूप से धान करना माने इंक्लूड कर लेना, अपने आप को समा लेने वाला होता है प्रधान, इसीलिए कहते हैं। तो क्योंकि पुरुष तो प्रधान होता नहीं, क्योंकि पुरुष तो कारणहीन। पुरुष न केवल स्वयं किसी कारण से उत्पन्न नहीं होता है, बल्कि किसी कार्य को उत्पन्न भी नहीं करता है। पुरुष कारण और कार्य विलक्षण है आपके शब्दों में। उपादान नहीं, किसका उपादान बनेगा? निमित्त भी बनेगा, उसका निमित्त तत्व भी आविद्यक है, अविद्या की वजह से। निमित्त कारण नहीं है वो, किसी भी तरह से कारण नहीं है, केवल उसकी उपस्थिति से हो रहा है सब कुछ। निमित्त के लिए जैसे ईश्वर की ईक्षण शक्ति कहते हैं ना, ईश्वर की वो बहुत पैदा। ईक्षण भी दूसरे प्रकार का है। केवल प्रकृति पुरुष संयोग हो जाता है ना, संयोग की वजह से हुआ है। पुरुष असंग है अंततः। मैं ये बताना चाह रहा, प्रधान शब्द क्या क्या शब्द बताया? प्रधान मूल प्रकृति। प्रधान किस लिए कहते हैं पता चल गया, क्योंकि जो कुछ भी उपादेय है। सर दो शब्द हैं, उपादान और उपादेय। उपादेय किसे कहते हैं? जो उपादान कारण से निर्मित वस्तुएं, घट आदि वस्तुएं क्या हैं? उपादेय हैं, और उनका उपादान कौन है? मृत्तिका है। तो जितने भी उपादेय पदार्थ हैं अंत में जाकर के कहाँ विलीन हो जाते हैं? उपादान में विलीन हो जाते हैं। उपादान, तो इसीलिए इसको क्या कह देते हैं? प्रधान। अच्छा, इसको अव्यक्त क्यों कहते हैं? क्योंकि ये अनमैनिफेस्ट है, इसीलिए इसको हम आँख से नहीं देख सकते हैं। इसका केवल अनुमान लगाया जा सकता है। इसका केवल अनुमान लगाया जा सकता है, अनुमेय। जैसे परमाणु है ना सर, परमाणु को परसीव तो हम नहीं कर सकते हैं, पर परमाणु हैं इसका हम क्या कर सकते हैं? अनुमान है। कहीं ना कहीं तो जो मूल तत्व है उसी से तो सृष्टि हुई होगी। तो वो मूल तत्व क्या है? इसको कहते हैं कार्य से अनुमान, कार्यानुमेय। तो अव्यक्त है इसको कहते हैं। अच्छा, इसको मूल प्रकृति भी कह देते हैं, कई बार क्या कह देते हैं? मूल प्रकृति। अच्छा, अब ये देखने की बात है कि ये जो 24-25 तत्व बताए आपने, क्या क्या 25 तत्व? तो पुरुष हो गया और मूल प्रकृति हो गया, उससे जन्य। पंचविंशति तत्वज्ञः यत्र कुत्रापि वै वसन् जटी मुंडी शिखी वापि मुच्यते नात्र संशयः। ये बता, अब इन 25 तत्वों में से जो मूल तत्व है जिसको आप प्रधान कहते हो, अव्यक्त कहते हो, ये क्या है? ये किसी का विकार है क्या? नहीं है। अब देखिए, एक है पुरुष, ये किसी का विकार नहीं है। अव्यक्त से क्या उत्पन्न हुआ बताएं? महत। अब महत किसका विकार? महत से क्या उत्पन्न हुआ? अहंकार। अब सिंपल से, मैं इसको बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा। अब ये बताएं कि यह मूल प्रकृति अविकृति है। अविकृति माने ये किसी का विकार नहीं है। अच्छा, अब महत क्या है? इसकी तो विकृति है और इसकी प्रकृति। प्रकरोति इति प्रकृति, प्रकरोति माने उत्पादयति। तो इसकी दृष्टि से तो ये उत्पादक है, इसकी दृष्टि से उत्पाद्य है। तो जो उत्पाद्य होता है उसको विकृति कहते हैं। क्या होता है? जो उत्पाद्य होता है, जो प्रोडक्ट होता है ना, वो विकृति है, और जो प्रोड्यूसर होता है वो प्रकृति है। प्रकृति शब्द का लिटरल मीनिंग है प्रोड्यूसर, जनक। प्रकरोति, प्रकरोति माने जो करता है। तो इस दृष्टि से हमने कितने भागों में विभक्त किया था इसमें? चार। क्या क्या? प्रकृति, सिर्फ प्रकृति। हाँ, पहले बताया था अविकृति। हाँ, यही था ना? क्या था? सिर्फ प्रकृति।
या मूल प्रत्यय। प्रकृति जो विकृति जो प्रकृति है केवल प्रकृति मात्र समझ लीजिए, हाँ प्रकृति और कुछ प्रकृति प्लस विकृति विकृति। प्रकृति विकृति कितने हैं? 16 7 7 है। और जो केवल विकृति है वो 16 विकास विकृति हैं जो केवल 16 हैं। देखिए ये 16 है और ये 7 है, ये 1 है। और ना प्रकृति ना ना विकृति प्रकृति ना विकृति। हमारा फोकस कहाँ है? हम किसको जानने चले ना हैं? प्रकृति ना विकृति। ये सब संस्कृत में 2 तरह के शब्द होते हैं, उद्देश्य और विधेय। अंग्रेजी क्या कहते हैं? प्रेडिकेट, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। ठीक है? मेरा गंतव्य क्या है सर? ये सब विवरण में क्या क्यों देना चाह रहा हूँ? ना मैं प्रकृति ना पूरा का पूरा विकृति। बायोडाटा सुनाया ना सर मैंने प्रकृति का। प्रकृति के फीचर्स हैं। मैं प्रकृति को जानने के लिए नहीं चला हूँ। वेद की आज्ञा क्या है? आत्मा आवारे द्रष्टव्य। आत्मज्ञान करना है। मनुष्य इस धरा पर आए हो, मनुष्य की चोले में आए हो, तो क्या उद्देश्य है? जीवन का प्रयोजन क्या है? आत्मज्ञान। तो आत्मा की खोज करनी है। तरति शोकम आत्मविद, क्योंकि आत्यंतिक और ऐकांतिक दुख निवृत्ति का मार्ग क्या है? अपने को जानना। तो अपने को जानना है तो अपने से भिन्न है, इसके ये रूप मिलते हैं। जो नोन है वो इन रूपों में उपलब्ध होता है, और मैं इनमें से कोई भी नहीं हूँ। न तो प्रकृति हूँ, न प्रकृति विकृति हूँ, न विकृति मात्र हूँ। मैं इनसे परे की सत्ता हूँ, ना प्रकृति ना विकृति। ये आइडिया। अच्छा, अब इसमें इनमें से इतने सारे तत्व बताए 24। आप बताइए, आप में से किसी ने इन 24 तत्वों को देखा है? न तो अव्यक्त को मैंने देखा है, न तो बुद्धि को आँखों से देखा है, न तो अहंकार को देखा है, न तो मनस को देखा है। ये सब के सब प्रत्यक्ष बोध्य विषय नहीं है। तो इनकी धार्मिक सत्ता को मैं क्यों स्वीकार करूँ? अगर कोई ऐसा प्रश्न पूछे तो सामान्य उत्तर इसका क्या होगा? क्या तुम प्रत्यक्ष प्रमाण से जिसको जाना जा सकता है उसी के अस्तित्व को मानते हो? आपने अपने परदादा देखे? परदादा के दादा तो नहीं देखे होंगे कम से कम, परंतु आपके परदादा के दादा थे, इस बात को लेकर के आपको भी डाउट है? नहीं है। तो वस्तु उपलब्ध नहीं है मेरी आँखों को एग्जामिन करने के लिए, इतने मात्र से वस्तु की असत्ता सिद्ध नहीं हो जाती है। कई बार वस्तु होते हुए भी वो आँखों का प्रत्यक्ष का विषय नहीं रहती है। इस बात को लेकर के कहते हैं वस्तु की होते होने पर भी वस्तु के दिखाई न देने के क्या क्या कारण हो सकते हैं, इसका सांख्य दर्शन में चर्चा की जाती है। इसलिए कहते हैं कि देखो, केवल प्रत्यक्ष पर भरोसा करके ये निर्णय दे देना ये चीज़ें तो एग्जिस्ट करती नहीं है, ये कोई बुद्धिमत्ता नहीं है। तो उसको कहते हैं कि क्यों? प्रमेय। प्रमेय अब 4 शब्द हैं। क्या क्या शब्द हैं अजय जी, बताइए मेरी हेल्प करिए। प्रमेय शब्द क्या है? देखिए, एक तो शब्द है प्रमा। प्रमा किसे कहते हैं? नॉलेज। द वैलिड कॉग्निशन। प्रमा किसे कहते हैं? वैलिड कॉग्निशन। अच्छा, प्रमेय किसे कहते हैं? प्रमेय द ऑब्जेक्ट ऑफ वैलिड कॉग्निशन। मुझे इसकी क्या हो रही है? प्रमा। मेरी प्रमा का विषय क्या है? डस्टर। तो मुझे इसका जो ज्ञान हो रहा है वो तो है प्रमा। हाँ, मुझे इसका ज्ञान हो रहा है वो प्रमा है। मुझे रज्जु का ज्ञान हो रहा है तो वो क्या है? प्रमा। पर रज्जु की जगह मुझे सर्प का ज्ञान हो रहा है तो वो क्या है? अप्रमा। ठीक है सर। तो प्रमा क्या है और ऑब्जेक्ट ऑफ प्रमा क्या है? ऑब्जेक्ट ऑफ प्रमा को क्या कह देते हैं? प्रमा विषयः प्रमेयः। अच्छा, एक प्रमा प्रमेय। और मैं क्या हो जाता हूँ? उस प्रमा का रिसीवर हो जाता हूँ।
मैं प्रमा का अधिकरण हो जाता, अधिकरण सबस्ट्रेटम। हाँ जी प्रमाता हाँ प्रमाता, मैं प्रमाता की परिभाषा क्या है? जानने वाला। हाँ जानने वाला, परंतु लिटरल मीनिंग सबस्ट्रेटम प्रमा और जाना। प्रमा, जहाँ प्रमा आकर के अवतरित हो जाती है। मेरी आत्मा में या अंतःकरण में प्रमा आती है तो प्रमावान हो जाता हूँ मैं। जो प्रमावान है उसको क्या कहते हैं? जो ज्ञानवान है उसको क्या कह देते हैं? ज्ञाता। जो प्रमावान है उसको क्या कह देते हैं? प्रमाता। प्रमाता माने दी सबस्ट्रेटम ऑफ वैलिड कॉग्निशन, दी सबस्ट्रेटम। आत्मन जैसे सर ये है ना डस्टर, सबस्ट्रेटम कौन है डस्टर का? ये आधेय है या आधार है? क्या ये आधेय और आधार है? ये सबस्ट्रेटम है और ये इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ये प्रॉपर्टी है और ये प्रॉपर्टी बियरर है। आधार आधेय संबंध है इन दोनों के बीच में। तो प्रमा आधेय है और प्रमाता उसको रिसीव करने वाला, उसका अधिकरण है। प्रमा जहाँ रहती है उसको क्या कह देते हैं? ज्ञान जहाँ रहता है उसको ज्ञाता कहते हैं। प्रमा माने शुद्ध ज्ञान, यथार्थ ज्ञान जहाँ रहे उस व्यक्ति को क्या कह देते हैं? प्रमाता। तो प्रमाता प्रमाधिकरणम, ठीक है ना? तो क्या है? प्रमा, प्रमेय, प्रमाता और एक और है प्रमाण। प्रमाण माने मीन्स दीदी आप बताओ, प्रमाण माने? क्रमकरण तो प्रमा का करण, हाँ लगभग प्रूफ है। प्रमाकरण प्रमाण। एक प्रमा को उत्पन्न करने के लिए अनेक तत्वों की आवश्यकता है कि नहीं? जैसे मान लीजिए एक घड़ा है सर सामने, उसको मैं जान रहा हूँ, इसके लिए उस प्रमा के उत्पादक तत्व क्या क्या है? एक तो स्वयं मैं हूँ, मेरे बिना प्रमा उत्पन्न होगी नहीं होगी। एक तो विषय भी प्रमा का कारण है, विषय न हो तो उस विषय का ज्ञान हो सकता है? नहीं हो सकता है। प्रमा को उत्पन्न करने के लिए जिन जिन तत्वों की, जिन जिन परिस्थितियों की, जिन जिन अवस्थाओं की का कोई न कोई योगदान है, उन सबको क्या कहेंगे? प्रमा के कारण है। अभी आप पढ़ने की घटना घट रही ना, तो इसके लिए मैं भी कारण हूँ, आप स्वयं भी कारण है, लाइट भी कारण है, शायद एसी भी कारण है, ये सब के सब कारण है। इन कारणों में से कोई एक अन्यतम कारण, उसको क्या कह देते हैं? कारण। तो प्रमा के कारणों में से सबसे मुख्य कारण को क्या कह देते हैं? प्रमा कारणम। हाँ, तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ वैलिड कॉग्निशन को क्या कह देते हैं? प्रमा। अब इसके लिए कहते हैं प्रमीयते अनेन, जिससे हम प्रमिति करते हैं उसको क्या कह देते हैं? प्रमीयते अनेन, जिससे हम प्रमिति करते हैं। इंस्ट्रूमेंट ऑफ knowing, the most important instrument of knowing, उसको कहते हैं प्रमाकरणम प्रमाणम। अब देखिए संसार में इन चार तत्वों के अतिरिक्त कोई और तत्व हो सकता है? वैशेषिक लोग ये कहते हैं, यही कहते हैं ना, संसार में जो कुछ भी एग्जिस्टेंट है इनमें से कहीं न कहीं है। ठीक है ना समझ? संसार में जो कुछ भी है उन इन चारों में से कोई ना कोई है। प्रमा माने वैलिड कॉग्निशन, प्रमेय ऑब्जेक्ट ऑफ वैलिड कॉग्निशन, प्रमाता माने सबस्ट्रेटम ऑफ वैलिड कॉग्निशन, प्रमाण माने इंस्ट्रूमेंट ऑफ वैलिड कॉग्निशन। कोई शब्द और है? नॉलेज के टर्म्स में कर देते हैं, नोन, नोएबल, नोवर और हाँ मीन्स ऑफ हाँ ये हाँ सर सर इन्होंने और अच्छा नोन, प्रमेय माने नोन, नोन ये माने नॉलेज, ये नोअर, हाँ ये मीन्स ऑफ नॉलेज। सर आप उद्देश्य विधेय बता रहे थे। उद्देश्य विधेय क्या है? जैसे प्रीति, प्रीति मैत्री कॉलेज की अध्यापिका है, ये बताना चाह रहा हूँ। या प्रीति हरिद्वार में बाबा रामदेव जी के आश्रम में योग का शिविर करने के लिए जाएंगी, ऐसा मैंने कहा। अब इसमें सर
अननोन क्या है, विधेय क्या है, जिसका विधान करना जा रहे हैं। मैंने ये वाक्य को बोला किसके लिए? प्रीति इज ऑलरेडी नोन। व्हाट इज अननोन? जो अननोन है ना, उसको ही तो बताया जाता है। प्रीति को तो सब, प्रीति को लेकर के प्रीति क्या क्या करने जा रही है, प्रीति को लेकर के मैं क्या विधान करने जा रहा हूँ, तो वो जो ऑब्जेक्ट है ना वो विधेय होता है। तुम्हारा हरिद्वार जाना ये विधेय है, और तुम्हारा तो नाम प्रीति कहते ये उद्देश्य है। प्रीति क्या हुआ? प्रीति हरिद्वार गई या हरिद्वार जाएंगे, ये विधेय है। मीमांसा में इसका प्रयोग है विशेष रूप से। प्रत्येक वाक्य में एक भाग उद्देश्य होता है और एक भाग विधेय होता है। तो अब इसमें जो मैं बात यहाँ से चली थी कि प्रकृति के इन भिन्न भिन्न एस्पेक्ट्स को क्यों बताया जा रहा है, भिन्न भिन्न फीचर्स को क्यों बताया जा रहा है, क्यों प्रकृति को किस लिए जानना है? ताकि दुखों से मुक्ति। हाँ देखो, इन अनात्माओं में से किसी को मैंने क्या समझ रखा है? आत्मा। अब मैंने आपको पूरा बायोडाटा दे दिया। अनात्मा ऐसा ऐसा होता है और आत्मा ऐसा ऐसा होता है। तो तुमने अनात्मा पदार्थों का परीक्षण निरीक्षण शुरू किया। तुमने देखा ये तो प्रकृति निकली, ये प्रकृति प्लस विकृति दोनों निकली, और ये विकृति निकली। जबकि मेरा पुरुष न प्रकृति है न विकृति है, न प्रकृति विकृति है। इसका मतलब ये तो तय हो गया ना, इनमें से कोई भी आत्मा नहीं है। तो पहले ये तय करना पड़ेगा कि अनात्मा क्या, आत्मा क्या नहीं है, ताकि जो बचा हुआ है उसको आत्मा कह सको। वेदांत में यही प्रोसेस है, नहीं, क्योंकि आत्मा के कोई फीचर्स नहीं है, निर्गुण है, वेदांत में भी और सांख्य में भी। अगर आत्मा निर्गुण है तो किसी भी वस्तु का कथन कैसे किया जा सकता है? किसी भी वस्तु को पकड़ोगे कैसे? हाँ, फीचर्स के द्वारा ही। ओनली फीचर्स कैन बी डिस्क्राइब्ड। मन से भी फीचर युक्त वस्तु को ही हम पकड़ सकते हैं, और वाणी से भी फीचर युक्त वस्तु को ही हम, जैसे आप किसी को तो घटा, इसका मतलब घट में क्या फीचर्स है जो और जगह नहीं है, तभी मैंने उसको घट नाम दिया। तो पॉट क्यों कह रहा हूँ किसी भी एंटिटी को? क्योंकि उसमें पॉटनेस है और उसका एक विशेष प्रकार का शेप है जो औरों में नहीं है। तो पॉट माने पॉटनेस से युक्त वस्तु। तो जब तक वस्तु के फीचर्स को नहीं जानता हूँ तब तक मैं लिंग्विस्टिकली एक्सप्रेस कर नहीं सकता। लिंग्विस्टिकली एक्सप्रेसिबल एंटिटीज कौन होती हैं? जो फीचर से युक्त होती है। फीचरलेस एंटिटी को लिंग्विस्टिकली एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता। यह आइडिया है। जैसे मान लो किसी को पकड़ना हो, जैसे जिसके बाल बड़े हैं वो पकड़ में आ जाता है, पकड़ में आ जाता है। और जिसके सर मुड़ा हुआ वो पकड़ में नहीं आएगा। ठीक है ना? ये चार बता रहे थे कि चारों पूरे। हाँ, एक वाक्य भाष्य का, इन चार में ही अर्थ तत्व की परिसमाप्ति हो जाती है। संसार में जितने भी तत्व है ना वो इन चार में ही परिगणित हो सकते हैं। पुरुष भी है, परमात्मा नहीं उनके हैं। बाद में वो कहते वस्तुतः एक प्रमाता और प्रमेय भी सब, ये भी प्रमेय है, ये भी प्रमेय है। क्योंकि प्रमाण भी तो ज्ञान का विषय बन सकता है, प्रमाण भी तो ज्ञान का विषय बन सकता है। इसीलिए प्रमाता प्रमेय कह लीजिए। और भी इसका विभाजन करना हो तो संसार की सभी वस्तुओं में का विभाजन इसी में किया जा सकता है। आप खुद भी बताइए, इसके अलावा कोई विषय है तो, इसके अलावा कोई एंटिटी है संसार में तो इसमें परिगणित ना हो सके? है ईश्वर है, प्रमाता कह लीजिए, प्रमेय कह लीजिए। प्रमेय तो सब कुछ है ना, जो प्रमा का विषय बन सकता है तो प्रमेय ऐसा ही किया ब्रह्म ही बनेगा, सांख्य से अलग जाना। ये वैशेषिकों का परिगणन है।
वैशेषिकों की दृष्टि से देखिए इसमें। अच्छा, मैंने ये बात क्यों छेड़ी? क्योंकि अब ये जो 24 तत्व बताए गए हैं, उन तत्वों का ज्ञान मुझे कैसे हो सकता है? प्रत्यक्ष से तो नहीं हो सकता है। जिस भी तत्व का ज्ञान होता है वो किससे होता है? प्रमाणों से ही होता है। तो मैंने एक वो टर्म दिया, प्रमेय सिद्धि, एक शब्द लिखे, प्रमेय सिद्धि। क्या करें जी? हाँ, सब अगर 10 इसमें प्रॉब्लम हो तो कोई भी पेन आ जाए है ना। आप देख रहे हैं सर? नहीं ना, ये तो इसका कुछ ना कुछ समाधान करना हमेशा से समस्या है। ये किसी भी दर्शन के ना 10-12 वाक्य होते हैं। उन वाक्यों को अगर आप अच्छी तरह से समझ लेंगे ना, आपको वो दर्शन समझ में आ जाएगा। योग दर्शन के 10-12 वाक्य हैं संस्कृत के, वो याद कर लीजिए, आपको पूरा योग दर्शन समझ में आ जाएगा। ऐसे ही प्रमेय सिद्धि ही दिखाई दे रहा? प्रमाणादि ये शब्द। प्रमाण से ही प्रमेय की सिद्धि होती है। प्रमाण से ही प्रमेय की सिद्धि होती है। इसी के लिए एक और शब्द है मानाधीना। मानाधीना मेय सिद्धि। मानाधीना मेय सिद्धि। हमारे पास कितने प्रमेय हैं सांख्य में बताएं? 25। कैसे बताएं? सांख्य में कितने मेय हैं? 25। क्या? तो एक नहीं होगा ना पुरुष? हाँ, नहीं, वो उस दृष्टि से नहीं होगा। मेय का मतलब समझ लीजिए आप, एंटिटी। हाँ, एंटिटी। कितने एंटिटीज हैं? 25 हैं। पर ये 25 एंटिटीज हैं, ये आंखों से देखा आपने? नहीं, दूसरे प्रमाण भी तो हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण से अतिरिक्त प्रमाण भी हैं जो तत्वों की तात्विकता को व्यवस्थित कर देती है। ये चीज़ें हैं। क्यों? क्योंकि केवल प्रत्यक्ष गम्य विषय को ही मैं विषय मानूंगा क्या? नहीं, प्रत्यक्षेतर प्रमाणों से गम्य विषय को भी मैं विषय मानूंगा। तो कुछ विषयों का ज्ञान मुझे प्रत्यक्ष प्रमाण से होता है, और कुछ विषयों का ज्ञान मुझे अनुमान प्रमाण से होता है, और कुछ विषयों का ज्ञान मुझे शब्द प्रमाण से होता है। तो सांख्य और योग के अनुसार 3 प्रमाण होते हैं। प्रमाण शब्द का अर्थ फिर से बताएं? इंस्ट्रूमेंट ऑफ वैलिड नॉलेज, इंस्ट्रूमेंट ऑफ नोइंग। इंस्ट्रूमेंट माने प्रोसेस ऑफ नोइंग। हाउ मेनी प्रोसेसेस आर देयर ऑफ नोइंग अकॉर्डिंग टू सांख्य एंड योग? देयर आर 3 प्रोसेसेस ऑफ नोइंग, 3 वेज ऑफ नोइंग। क्या? 3 वेज ऑफ नोइंग, 3 बेसिक वेज ऑफ नोइंग। इसको 3 बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ नोइंग, 3 बेसिक प्रोसेसेस ऑफ नोइंग, ऐसा कहते। तो प्रमाण है प्रोसेस, और प्रमा क्या है? गोल, जो गंतव्य होता है, एक रास्ता। रास्ता क्या है? प्रमाण। और मंजिल क्या है? प्रमेय। हाँ, तो हाउ मेनी प्रोसेसेस आर देयर अकॉर्डिंग टू सांख्य? क्या क्या? प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। अच्छा, कितने? एक चारवाक के अनुसार कितने साधन हैं? एक प्रत्यक्ष। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, और एक और तत्व क्या है? आकाश। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश। चारवाक क्या कहेगा? कितने महाभूत होते हैं? 4। क्योंकि 5वें का दिखाई नहीं देता। कहता है वो उसका कैटेगोरिकल एग्जिस्टेंस है ही नहीं, ये आपकी कल्पना है। जहाँ पृथ्वी, जल, तेज, वायु में से कोई नहीं है, उसको आप क्या कह देते हो? आकाश कह देते हो। एब्सेंस ऑफ वन ऑफ दीज 4 एलिमेंट्स, उसी को आप आकाश कह देते हो। आकाश कहने के बजाय आप पृथ्वी का अभाव कह लो, है ना? ये तो
प्रत्यक्ष मात्र को प्रमाण मानने वाले फिलोसोफर्स कौन से हैं? चार भाग। प्रत्यक्ष प्लस अनुमान को प्रमाण मानने वाले कौन हैं? बौद्ध और वैशेषिक। अपने वैशेषिक। और प्रत्यक्ष और तीन हमारे दार्शनिक कौन है? तीन को प्रमाण मानने वाले सांख्य और योग। चार को प्रमाण मानने वाले कौन है? न्याय। पांच को प्रमाण मानने वाले कौन है? प्रभाकर मीमांसक। और छह को प्रमाण मानने वाले आठ। ठीक है सर। शब्द मैंने बताया, प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, बोलिए तीसरा क्या है? प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण को एक और शब्द से कहा जाता है, क्या है? आगम प्रमाण। आगम प्रमाण। और ना सब इम्पोर्टेंट बात है कि मीमांसा वेदांत में शब्द प्रमाण को ही सबसे बड़ा प्रमाण माना गया है भर्तृहरि के दर्शन में। आगम और शब्द जी, आगम और शब्द। शब्द तो मैंने सेंटेंस, सिंपल सी बात। आगम का मतलब जो चली आ रही है। आप्त शब्द नहीं। हाँ, आप्त की वाणी को आप्त किसे कहते हैं? एक ट्रस्ट वर्दी सोर्स, एक ट्रस्ट वर्दी पर्सन। उसके द्वारा उसकी वाणी को, ए सेंटेंस स्पोकन बाई ए ट्रस्ट वर्दी मैन, उसको क्या बोल? आप्त। तो आप्त की वाणी को, हर किसी की वाणी को तो हम प्रमाण नहीं मान सकते ना। आप्त की वाणी, और इस आप्त कौन है इसको लेकर के भी लंबी चर्चा है। कौन सी ऐसे एलिमेंट्स हैं जो किसी व्यक्ति को आप्त बनाते हैं? और आगम आगम कहते हैं जो परंपरा से चली आ रही जो चीज़ है, परंपरा से जो चली जाती है। वो इथोस, पैथोस, लोगोस, वो तीन चार होते हैं ना। इथोस मीन्स जो पहले से चला, पहले चले। लोगोस मीन्स जो लॉजिकली प्रूव कर सकते हैं। अच्छा, इसको कहते हैं। अब सर देखिए, जो इतने दिनों से जो चीज़ चली आ रही है, इसका मतलब वो ट्राइड एंड टेस्टेड है। इसीलिए कई बार एक जैन संत कह रहे थे सर कि हमारे यहाँ मौलिक विचार को कोई बहुत महत्व नहीं दिया गया है। दूसरे सेंस में कह रहे थे, मौलिक विचार माने मेरा विचार। भाई तुम्हारा विचार तुम्हारा है ना, तुम एक लिमिटेड एग्जिस्टेंस हो, तुम्हारा विचार है। अभी प्लेटफॉर्म पर या टेबल पर आकर के उसको ट्राई एंड टेस्ट नहीं किया गया। जो वस्तु ट्राइड एंड टेस्टेड है और जिसका जो एक किसके रूप में, एक फिनिश्ड प्रोडक्ट के रूप में जो निर्णीत हो गया, उसके बारे में तो सब कह सकते हैं भाई ये इसमें दम है। ठीक है, तो एक व्यक्ति का विचार अभी समाज में आया ही नहीं है, उसको ट्राई और टेस्ट किया ही नहीं गया है। तो बहुतों के द्वारा, एक आदमी तो कंडीशनड है ना, उस अपनी कंडीशंस में उसको लगता है कि ये बात सही है, परंतु उसको समाज में ला करके वैश्विक स्तर पर उसके विचार को देखा गया और फिर उसके विचार को आगे चला दिया गया। तो उसको फिर ट्राइड एंड टेस्टेड भी गलत साबित हो जाते हैं विषांतर कालांतर में। जो गलत साबित नहीं होता है उसको कहते हैं आगम। अभी तक जो गलत साबित नहीं होता, अच्छा सर, गलत साबित तो आपकी दृष्टि से होता है, वो कहेगा कि नहीं गलत साबित नहीं, मेरा लॉजिक सुन लो। अलग अलग लोगों के अलग अलग लॉजिक है ना। जैसे मान लीजिए वेदांत दर्शन में वेद ने जो कुछ कहा है हमारे लिए प्रमाण है, बुद्धिस्ट कहेगा कि ये सब के सब अप्रमाण है, वो अपने आर्गुमेंट्स देगा, वो बुद्ध के वचन को प्रमाण मानेगा, हम वेद के वचन को प्रमाण मानेंगे। वो वेद के वचन में आप्तता नहीं है इसके लिए लॉजिक देगा, हम बुद्ध के वचन में आप्तता नहीं है इसके लिए लॉजिक देंगे। पर दोनों इस बात को लेकर के सहमति देंगे कि आप्त की वाणी को आगम कहते हैं। इसमें तो कोई संदेह नहीं ना। आप्त व्यक्ति के कथन को हम शब्द प्रमाण कहते हैं, आगम प्रमाण कहते हैं। उनके यहाँ आप्त कोई और है, हमारे यहाँ आप्त कोई और है, पर दोनों के यहाँ ये सहमति है, आप्त की वाणी को आगम कहते हैं और वो भी एक वैलिड कॉग्निशन का सोर्स है। ऐसा अब तीन प्रमाण हैं। इन तीन प्रमाणों में से प्रथम प्रमाण क्या है? प्रत्यक्ष प्रमाण है। दूसरा प्रमाण क्या है? अनुमान प्रमाण है। तीसरा प्रमाण क्या है? शब्द प्रमाण है। सामान्य परिभाषा जानते हैं, फिर आगे बढ़ जाते हैं। इस पर बहुत विस्तार से चर्चा यहाँ नहीं करेंगे।
प्रत्यक्ष प्रमाण को सांख्य में दृष्ट प्रमाण कहा गया सर। दृष्ट प्रमाण, दृष्ट एक नाम है टेक्निकल, दृष्ट। अब ये दृष्ट प्रमाण क्या होता है? हाथ कंपन को और सी दृष्ट प्रमाण है ना। अब दृष्ट प्रमाण की परिभाषा है, थोड़ी सी जटिल है, उसकी जटिलता में हम नहीं जाएंगे। प्रति विषय अध्यवसायो दृष्टम, इसका मतलब ये होता है इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से जो उत्पन्न ज्ञान है उसको क्या कह देते हैं? प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं, और वो प्रत्यक्ष प्रमाण है। सांख्य में और न्याय में अंतर है। न्याय में क्या कहते हैं कि इंद्रिय जैसे प्रत्यक्ष प्रमाण है ना, इंद्रिय इंस्ट्रूमेंट है प्रत्यक्ष प्रमाण का, इंद्रिय इंस्ट्रूमेंट है। तो प्रत्यक्ष प्रमाण का इंस्ट्रूमेंट कौन है? आँख है। जैसे मुझे सामने रखे हुए घड़े को मैं देखता हूँ तो मुझे चाक्षुष प्रत्यक्ष हुआ ना, तो उसका इंस्ट्रूमेंट क्या है? चक्षु है। वो कहते हैं कि प्रमा का करण कभी भी ज्ञान से भिन्न कोई वस्तु हो नहीं सकती। ज्ञान सांख्य न्याय में तो प्रमा का करण ज्ञान भी हो सकता है, ज्ञान से भिन्न कोई वस्तु भी हो सकती है। आँख भी प्रत्यक्ष प्रमा का करण है, और व्याप्ति ज्ञान भी करण है। ज्ञान भी कभी करण बन सकता है, ज्ञान से भिन्न वस्तु भी करण बन सकती है। ठीक है, ज्ञान भी प्रमा का करण बन सकता है। आँख तो ज्ञान नहीं ना सर, आँख तो ज्ञान नहीं है। तो नैयायिकों के यहाँ प्रत्यक्ष प्रमा का करण है आँख। इंद्रिय जन्य ज्ञान को क्या कह देते हैं? प्रत्यक्ष प्रमाण के प्रत्यक्ष कह देते हैं। तो आँख और वस्तु के संपर्क से जो ज्ञान उत्पन्न होगा उस ज्ञान को प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। तो आँख में प्रमाणत्व है, परंतु सांख्य में क्या कहते हैं? ज्ञान ही होना चाहिए। तो देखिए, एक रखा है घट। इस घट में पहले भी बात चली, जब मैं घट को देखता हूँ तो मेरी बुद्धि भी इस रूप में परिणत हो जाती है ना। जब मैं घट को देखता हूँ मेरा चित्त घट तक गया और घड़े के आकार से आकारित हुआ। इसको कहते हैं चित्त वृत्ति। क्या कह देते हैं? चित्त वृत्ति। इसके तुरंत बाद मुझे किसका ज्ञान हो जाता है? वृत्ति, घड़े का ज्ञान हो जाता है। फिर से देखें, हमारा मन विषय तक गया और जो भी विषय है उसके आकार से आकारित हुआ। उस स्थिति को क्या कह देते हैं? चित्त वृत्ति। अब इस पर्टिकुलर इस केस में क्या कहेंगे? घटाकारिता चित्त वृत्ति। क्या कहेंगे? घट के आकार से आकारित चित्त वृत्ति। हम हाथी को देखते हैं तो हमारी बुद्धि किस आकार में आकारित हो जाती है? हाथी के आकार में। जो भी ऑब्जेक्ट है ना, उस ऑब्जेक्ट तक बुद्धि जाती है और बुद्धि एक आकार ग्रहण कर लेती है। उसको क्या कहते हैं जी? वृत्ति। उसके तुरंत बाद क्या हो जाता है? उस वस्तु का मुझे ज्ञान हो जाता है। ठीक, दो कंपोनेंट्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है? चित्त। और ज्ञान की प्रेजेंस जो है वो बाहर घड़े के पास होती है या माइंड के अंदर? अंदर होती है। चित्त वृत्ति अंदर, ये आकार ग्रहण अंदर करता है। जैसे सर अब देखिए, मैं ये बता, एक्सपीरियंस तो बाहर का है, नॉलेज ना, बाहर की वस्तु जब अंदर आती है ना, चित्त वृत्ति मेरे अंदर होती है। इसीलिए बाहर जो घड़ा है ना, वो घड़ा केवल घड़ा है, अंदर जब आ जाता है तो विषय बन जाता है, ज्ञान का विषय बनता है। ज्ञान का विषय जो है ना, वो जो घड़ा, वो बाहर का घड़ा नहीं है, अंदर का घड़ा है, इसको कहते हैं। तो पहले एक्सटर्नली अवेलेबल एंटिटीज को मैं इंटरनलाइज करता हूँ ज्ञान के माध्यम से, यही होता है ना। तभी कहते हैं जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि ना, विशेषतः वेदांत और बौद्धों के लिए। बौद्ध लोग ये कहते हैं कि बाहर घड़ा है ही नहीं, बाहर घड़ा है ही नहीं, अंदर ज्ञान में ही घट आ गया था, वो बाहर दिखाई देंगे। एक्सटर्नल प्रोजेक्शन ऑफ द इंटरनल पॉट। तो ज्ञान और ज्ञेय इन दोनों में भेद नहीं है। कैसे देखें, बौद्धों के अनुसार जो नॉलेज है ना, नॉलेज किसका नॉलेज है? द नॉलेज ऑफ पॉट। बाहर पॉट है नहीं। जैसे स्वप्न में
आप जो पदार्थ देखते हैं ना बाहर होते हैं क्या, तो वही प्रक्षेप होता है। इंटरनल जो एंटिटीज हैं वो बाहर दिखती हैं, बाहर होती नहीं है। हमेशा ये होता है, भ्रांति में ये होता है। अच्छा एक बात देखें कि आप रज्जु को देखा आपने, क्या प्रोजेक्टेड हुआ? सर्प। सर्प कहाँ है, बाहर है या आपके माइंड में है? माइंड में। तो आपके माइंड में विद्यमान सर्प का बाहर प्रोजेक्शन हुआ। तो ये संसार सारा का सारा क्या है? प्रोजेक्शन है। इसकी चर्चा थोड़ी और विस्तार से कर लेंगे। अभी मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, हमेशा याद रखना कि जब मैं घड़े को जानता हूँ तो उसमें उस प्रोसेस में क्या क्या होता है। पहले मेरा चित्त घड़े तक पहुँचता है और घड़े के आकार से आकार होता है, एक अध्याय समाप्त। उसके तुरंत बाद क्या हो जाता है, मुझे घट का ज्ञान हो जाता है। जो तुरंत बाद होता है ना सर, उसको कहते हैं पौरुषेय बोध। क्या कहते हैं? पौरुषेय, पुरुष का बोध। लिख लीजिए, पौरुषेय बोध। अब पहले क्या है? घटाकाराकारित, घटाकारा चित्त नहीं है आपके पास? हेलो भैया, है ही नहीं, क्या करें? लिख लीजिए सर आप अपने आप ही ना, घटाकारा चित्त वृत्ति है। घटाकारा चित्त, ये बस इतना हेल्प कर दीजिए कि इसको समझने में ना, ये 2 components ऑफ वन एंड द सेम नॉलेज। इसको ये ज्ञान है। ज्ञान का पहला एस्पेक्ट क्या है? घटाकार, वो भी ज्ञानात्मक है। वो भी ज्ञान, क्योंकि बुद्धि में ही तो होती है वो, तो ज्ञान रूप है वो। इंपॉर्टेंट बात है, वो भी ज्ञानात्मक है। और उसके बाद जो घट का ज्ञान होता है वो भी ज्ञानात्मक है। इसका मतलब उस एक ही ज्ञान का पूर्व भाग तो है प्रमाण, और बाद वाला ज्ञान क्या है? प्रमाण। इसके बिना ये होगी? अब बताओ, इसके बिना ये होगी? सभी वस्तुओं का ज्ञान मुझे तब होता है, पौरुषेय बोध तब होता है, जब मेरा चित्त उस वस्तु में जाकर के उसके आकार से आकारित होता है। अभी ज्ञान समाप्त नहीं हुआ, उसके तुरंत प्रोडक्ट ये है प्रमा का करण, और यह है प्रमा। इतना अभी समझने पर्याप्त है। आगे के जैसे कुछ भी ग्रंथ पढ़ेंगे ना, तो उसमें इतना समझना भी पर्याप्त है। प्रथमं किं भवति? घटाकाराकारिता चित्तवृत्तिर्भवति। अनन्तरं किं भवति? घटबोधः भवति। घटबोध कैसे होता है? पहले घटाकाराकारिता चित्तवृत्ति, उसके तुरंत बाद क्या हो जाता है? घटबोध। इसमें कौन सा प्रमाण है? पहला वाला प्रमा का इंस्ट्रूमेंट है, दूसरा वाला प्रमाण है, क्योंकि उससे होकर के ही प्रमा आती। और न्याय में सीधे सीधे हो जाता है। न्याय में उसकी चर्चा बाद में करूँगा। अभी मैं अभी भी कर रहा था, न्याय के अनुसार क्या है कि ये पूरा एक ज्ञान है। और अब अनुव्यवसाय व्यवसाय की बात कर रहा था ना मैं, न्याय ये कह देगा कि इंद्रिय कारण है और ये प्रमा है, ऐसे कह देगा। अनुव्यवसाय व्यवसाय की चर्चा है। कई बार क्या होता है, ज्ञान होने के बाद उस ज्ञान का ज्ञान होता है। जैसे मैंने घट का ज्ञान किया, तो ऑब्जेक्ट क्या हुआ? व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ माय नॉलेज? नॉलेज ऑफ पॉट। अब पॉट नॉलेज प्रोड्यूस हो गया, एंड देन आई कैन ऑल्सो नो द नॉलेज ऑफ द पॉट, नॉलेज ऑफ द नॉलेज ऑफ द पॉट। पहला क्या है? नॉलेज ऑफ द पॉट। दूसरा क्या है? नॉलेज ऑफ द नॉलेज ऑफ द पॉट। इन द सेकंड केस, व्हाट इज द कंटेंट ऑफ माय नॉलेज? the first knowledge is the content of the second knowledge. तो वो जो knowledge of knowledge को क्या कह देते हैं? अनुव्यवसाय। और पहले नॉलेज को क्या कह देते हैं? व्यवसाय। व्यवसाय के पश्चात होने वाले घट के ज्ञान को व्यवसाय, और घट के ज्ञान के ज्ञान को अनुव्यवसाय कहते हैं। चर्चा बाद में करते हैं। अच्छा, दूसरा क्या है? अनुमान। दूसरा अनुमान है। अनुमान की क्या परिभाषा है? एक शब्द है लिंग, एक शब्द है लिंगी। एक शब्द है लिंग, एक है लिंगी। लिंग माने मार्कर है ना। पर्वत पर आपने धुएं को देखा, तो वहाँ किसका ज्ञान हुआ? आग का। तो मार्कर कौन है? मार्क्ड कौन है? मार्कर कौन है और मार्क्ड कौन है? वहाँ मार्कर है।
मार्ग आगे आगे। तो लिंग क्या है इसमें? लिंग माने चिन्ह, धुआं धुआं। और लिंगी कौन है? आग आग। तो लिंग और लिंगी के संबंध का जब मुझे ज्ञान होता है ऑलरेडी का उसको अनुमान कहते हैं। लिंग लिंगी पूर्वकम अनुमानम। क्या लिंग लिंगी पूर्वकम अनुमानम। एक और शब्द का देखिए, एक होता है परवेडर और एक होता है परवेडेड। परवेडर और परवेडेड। अच्छा ये बताइए, यहाँ डस्टर है और ये क्या है? टेबल है। इनमें से इन दोनों में संबंध क्या है? कांटेक्ट है, संयोग है ना? अग्नि और धुएं के बीच में क्या संबंध है? साथ चल सदा सदा साथ है। Agni is the cause, देखो Dharma is the effect. इसकी बात चलती है। जैसे आपने कहा, एक है व्यापक, एक क्या है? व्यापक, एक है व्याप्य। अग्नि और धुएं में से कौन व्यापक है? जो अधिक देशों में रहता है वो व्यापक होता है, जो अल्प देश में रहता है वो व्याप्य होता है। अल्प तो नहीं हो गया। जैसे बताएं, जैसे पुरुषत्व और पितृत्व, इनमें व्याप्य कौन है और व्यापक कौन है? पुरुषत्व व्यापक, व्यापक है। पितृत्व व्यापक। तो पितृत्व इज परवेडेड बाई पुरुषत्व, मातृत्व इज परवेडेड बाई स्त्रीत्व, है ना? सिंपल सी बात है ना। तो परवेडर होता है जो अधिक देश में रहता है, तभी तो आप परवेड कर सकते हो किसी को, परवेडेड। अब ये बताइए, धुएं और अग्नि में से परवेडर कौन है और परवेडेड कौन है? धुआं है, क्योंकि धुआं, सभी आग में धुआं नहीं। जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ आग है, पर जहाँ जहाँ आग है वहाँ वहाँ धुआं है क्या? नहीं है, जरूरी नहीं। जरूरी नहीं ना। इसलिए धुएं की उपलब्धि अग्नि की उपलब्धि का निश्चायक है, परंतु अग्नि की उपलब्धि धुएं की अग्नि का निश्चायक नहीं है। एक है लिंग माने लीनम अर्थम गमयति, जो छिपे हुए अर्थ को जो बताता है उसको लिंग कहते हैं। जैसे धुआं लिंग है, किस छिपे हुए अर्थ को बता रहा है? आग को। तो एक पदार्थ व्यापक है और एक पदार्थ व्याप्य है। व्यापक और व्यापक के बीच के संबंध को क्या कहते हैं? व्याप्ति। अब कल्पना करिए सर, जिसने अग्नि और धुएं के बीच के संबंध को नहीं जाना है, ऐसा व्यक्ति अगर पर्वत पर धुएं को देखता है तो क्या उसको अग्नि की सत्ता का बोध हो सकता है? नहीं हो सकता है। जिस व्यक्ति ने कभी भी धुएं और अग्नि को साथ नहीं देखा है, वह व्यक्ति अगर पर्वत के समीप जाए और धुएं को देखे तो उसको अग्नि की सत्ता का बोध नहीं होगा। जिसने व्याप्ति संबंध का ज्ञान पहले कर रखा है वह ही व्यक्ति क्वालिफाई करता है। किसको रिसीव करने के लिए? इन्फरेंस को रिसीव करने के लिए। तो अनुमान प्रमाण जो है वो पास्ट पे बेस्ड होता है, निश्चित रूप से एक्सपीरियंस पे बेस्ड। एक्सपीरियंस बेस्ड। जिसने व्याप्ति का ना ग्रहण सर पहले कर रखा है। अच्छा देखिए, इसको लैंग्वेज में भी देखिए। जैसे एक शब्द है घड़ा, उस शब्द का अर्थ क्या है? एक वस्तु है। जो उस वस्तु में और घट शब्द के बीच में संबंध को जिसने पहले नहीं जाना है ना, वो अगर किसी सेंटेंस को सुनता है जिसमें घट शब्द का प्रयोग हुआ है, उस सेंटेंस को समझ सकता है। एक सेंटेंस में मान लीजिए कि 10 कंपोनेंट्स हैं, 10 शब्द हैं, पद हैं। उन 10 पदों के अर्थों को जो जानता है वह व्यक्ति ही उस वाक्य के अर्थ को समग्रतः जान सकता है। इसका मतलब उन शब्दों में और उन अर्थों में क्या संबंध है, इसको जो जानता है। जैसे मान लीजिए कि मैं आपके सामने बोल रहा हूँ कि मेरे घर में 10 घड़े हैं और एक अफ्रीकन व्यक्ति सामने खड़ा है। मैंने आपको बोला
आपने कहा अच्छा 10 घड़े हैं, उस पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा। क्यों? ऐसा क्यों होता है? उसने घड़ा सुना ही नहीं क्यों? क्योंकि उसने सुना तो दोनों ने, सुना है पर उसका आपने और उसने एक ही जैसे नॉइज को, लिंग्विस्टिक नॉइज को सुना। लिंग्विस्टिक नॉइज है उसके लिए, आपके लिए नॉइज नहीं हो। क्यों? कि आपको बचपन से सिखाया गया घट शब्द का इस अर्थ में शक्ति है, संबंध है ना। प्रत्येक शब्द का अपने अपने अर्थ के साथ संबंध है ना। उस संबंध का ज्ञान अगर पहले से हुआ रहता है ना, तभी आप भाषा समझते हो। शब्द और अर्थ के बीच में संबंध का ज्ञान नहीं है, अगर उसके सामने एक वाक्य बोलो तो उस वाक्य के अभिप्राय अर्थ को ग्रहण कर सकता हो? कभी भी नहीं कर सकता। ऐसे ही जिसने व्यापक और व्याप्य के बीच की व्याप्ति का ग्रहण कभी नहीं किया ना, वह व्यक्ति क्वालिफाई नहीं करता है। सर कभी कभी सारे शब्दों के मतलब इंडिविजुअली मालूम होते हुए भी पूरे सेंटेंस का मतलब नहीं समझ में आता। इस बात से ये सिद्ध करते हैं कि पदार्थों से अतिरिक्त है वाक्यार्थ। हाँ, पदार्थों से अतिरिक्त है वाक्यार्थ। परंतु अगर वाक्यार्थ समझ में आया, मेरा यहाँ क्लेम केवल एक को लेकर के, अगर वाक्यार्थ आपको समझ में आया, इसका मतलब पदार्थ आपको समझ में आए। मैंने ये नहीं कहा कि पदार्थ सारे समझ में आए तो आपको वाक्यार्थ समझ में आते, नहीं तो मान लीजिए कि यहाँ मान लीजिए कि कोई व्यक्ति आकर के कोई केमिस्ट्री पढ़ाने लगे अंग्रेजी में, मैं बैठा हूँ वहाँ, मुझे एक अक्षर समझ में नहीं आएगी। अगर मेरे को वो सारे शब्द याद भी हो सकते, जान भी सकता हूँ, पर क्या कह रहे हैं नहीं मालूम है। इसका मतलब वाक्यार्थ को समझने के लिए पदार्थ आवश्यकता है, परंतु पदार्थ जानते हैं, इसका मतलब वाक्यार्थ जानते हैं नहीं है। पदार्थों से अतिरिक्त होता है वाक्यार्थ, इससे आपकी बात से सिद्ध होता है। परंतु अभी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि लिंगी पूर्वकम यद ज्ञानम भवति तद ज्ञानम अनुमानम भवति। अच्छा, इसमें प्रत्यक्ष के बाद ही अनुमान की चर्चा क्यों की जाती है? अनुमान की चर्चा पहले क्यों की जाती है? क्योंकि प्रत्यक्ष पे आधारित है। पहले प्रत्यक्ष, इसका प्रत्यक्ष होना जरूरी है, लिंगी का और उसके व्याप्ति का। बहुत सेंसिटिव समय आ गया। और आपके माता पिता का नाम क्या है? लेकिन माता शब्द को पहले क्यों बोला, पिता शब्द को पहले क्यों नहीं बोला? ही और शी में अंतर कर देते हैं, ही भी क्यों? आजकल और कुछ लिखने लगे ना। तो ये सेंसिटिव समय है, तो कोई पूछ सकता है ना, अनुमान के पक्षधर आके कह सकते हैं पहले मेरी चर्चा करो, प्रत्यक्ष की चर्चा क्यों की? अनुमान प्रत्यक्ष पर आधारित है, तो वो कहते कोई ना कोई तो लॉजिक होना चाहिए ना। क्यों प्रत्यक्ष का विवेचन पहले करते हो? प्रत्यक्ष में ऐसी क्या वो है? तो वो कहते हैं कि अनुमान और अन्य प्रमाण सब प्रत्यक्ष पर ही बेस्ड होते हैं। जैसे पर्वत पर कुछ प्रत्यक्ष हुआ है, क्या प्रत्यक्ष हुआ? केवल धुएं का प्रत्यक्ष हुआ, बताइए। पर्वत का भी प्रत्यक्ष हुआ है, पर्वत में धुएं का भी प्रत्यक्ष हुआ है, उसके बाद में अग्नि का अनुमान हुआ है। तो बिना अनुमान, मान माने ज्ञान, अनुमान माने बाद का ज्ञान, जो प्रत्यक्ष के पश्चात ही होता है, उस ज्ञान को क्या कह देते हैं? अनुमान। अनुमान कह देते हैं। anyway, अनुमान की परिभाषा अभी के लिए इतना समझ लीजिए, लिंगी पूर्वकम अनुमानम। याद रखें सर, लिंगी पूर्वकम अनुमानम। अब तीसरा क्या है? आप्त श्रुति आप्त वचनम। तीसरा प्रमाण है आप्त वचन। लिटरल मीनिंग क्या है? A sentence of a trustworthy source। व्यक्ति भी ना कहो, क्योंकि वेद है, वेद तो व्यक्ति है नहीं, है ना। तो अगर आप ट्रस्टवर्दी मैन कहेंगे तो बात नहीं, ट्रस्टवर्दी सोर्स। सोर्स शब्द आपको दोनों भी इंक्लूड कर लेगा। इन these are three basic ways of knowing। इन तीनों के माध्यम से आप यह निर्णय दे सकते हो इन वस्तुओं की ऑन्टोलॉजिकल एग्जिस्टेंस है ना। केवल परसीव करने से, परसेप्शन ही निर्धारक नहीं है, बल्कि परसेप्शन से अतिरिक्त दो प्रमाण और हैं जिनसे तत्वों की तात्विकता का मुझे ज्ञान होता है। इसीलिए ये जो 24 तत्व है ना, इन तत्वों में से कोई तत्व अगर परसेप्शन का ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो झटित यह निर्णय नहीं कर बैठना कि ये केवल कपोल कल्पना है। पिछली बार सर एक बार बात हुई थी इंट्यूशन की भी, उसको भी माना जाता है?
जैसे भर्तृहरि हैं और भी कुछ लोग हैं, वो कहते हैं कि इंस्ट्रूमेंट ना इन सब से अलग है। जैसे मैंने बताया प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम, उपमान, अर्थापत्ति, अभाव, इन सब में इंट्यूशन को इंक्लूड नहीं किया जा सकता है, इसलिए उसको प्रतिभा कहते हैं। इसलिए प्रतिभा इन सब से इंडिपेंडेंट और डिस्टिंक्ट इंस्ट्रूमेंट ऑफ नोइंग है। इसलिए जो प्रतिभावादी लोग हैं ना, कहते हैं कि प्रत्यक्ष ज्ञान अलग है, अनुमान ज्ञान अलग है, प्रतिभा का ज्ञान अलग है। और जो लोग प्रतिभा, ऐसा थोड़ी कि प्रतिभात्मक ज्ञान होता ही नहीं है, कोई इतना इरिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। वो कहेगा कि आपकी प्रतिभा का मैं प्रत्यक्ष में इंक्लूजन कर सकता हूँ। किसी का प्रत्यक्ष इतना व्यापक हो सकता है, तो प्रतिभा भी प्रत्यक्ष ही प्रमाण है। और एक भी होता है क्या, पैरासाइकोलॉजिकल, विच इज लाइक नॉट इवन इंट्यूटिव, बट सम पीपल हैव इट, सम पीपल डोंट हैव। अच्छा, ऐसा कहते हैं। पैरानॉर्मल जिसको कहते हैं, एक्टिविटी भी हो सकती है, वो नॉलेज भी हो सकती है, क्रिएशन भी हो सकती है। सो इन विच कैटेगरी विल दैट? अच्छा, मैंने वो पढ़ा नहीं, क्या होता है? अच्छा, मूवीज के बाहर ही जाएगा। हाँ, वो सब। सिद्ध पुरुष का इसको सिद्धि कह सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, सिद्ध पुरुष का कह लें। हाँ, तो फिर आप तो में कर लेंगे फिर सर। अगर मान लीजिए आप तो हाई श्रेणी का होगा, लेकिन ये जो इंट्यूशन है, अच्छा, इंट्यूशन इज डिफरेंट। हाँ, इंट्यूशन किसी को भी हो सकता है, और वो किसी एक सिद्ध पुरुष को ही हो सकता है ना। अगर सिद्ध पुरुष को होता है वो वाला आइडिया है, तब तो सर आप में आ गए। जैसे वो एक इसमें भी ना यौगिक प्रत्यक्ष हुआ, जैसे पैरानॉर्मल जो बता रहे हैं वो सिद्ध पुरुष में नहीं अच्छा, आता। सिद्ध पुरुष तो नहीं है वो, अच्छा, लेकिन इंट्यूशन का अलावा क्या पैरानॉर्मल वो जो भूत अक्सर जो है, हाँ, इंट्यूशन तो आता है। इंट्यूशन की चर्चा तो हमारे यहाँ आती है, पर ये जो सर जो कह रहे हैं ना, वो पहली बात। सर वो भूत और स्पिरिट वाली मूवीज में नहीं दिखाते किसी That's को कोई one of the ways. अच्छा, आप जैसे मान- यौगिक प्रत्यक्ष हो गया, तो वो उस प्रत्यक्ष से अलग है। तो पैरानॉर्मल में भी कुछ और दिखता है जो नॉर्मल प्रत्यक्ष में नहीं दिखता, वैसे ही होता है। तो यौगिक प्रत्यक्ष विचार का विषय है, किसमें इंक्लूड करते हो। जिन्होंने प्रमाणों पर लिखा है ना सर, उसमें इन सबको लिया गया होगा। ठीक है, अभी आइडिया क्यों था, प्रमाण की चर्चा क्यों आई? सिंपल, जानने के लिए 25 तक। इन 25 तत्वों का भी तत्वतः सत्ता है, ये बताने के लिए। इतनी सी बात है। मेरा शब्द याद कर लीजिए, प्रमेय सिद्धि प्रमाणाधि और मानाधीना मेय सिद्धि। ठीक, जैसे वेदांत में शब्द प्रमाण प्रमुख है या प्रमाण। सांख्य में कौन सा है? अनुमान है। मानाधीना मेय सिद्धि। मेय माने प्रमेय, मानाधीना मेय सिद्धि। दूसरा वाक्य था प्रमेय सिद्धि प्रमाणाधि। एक ही बात है, केवल याद करने के लिए आगे तक के लिए। मुख्य प्रमाण अनुमान है। मैंने आपके कहा ना सांख्य का। हाँ, सांख्य का मुख्य प्रमाण मुझे तो नहीं लगता किसी मुख्यता दी गई होगी, सभी को मानते हैं। जैसे प्रत्यक्ष तो एक हिसाब से मतलब उनके नहीं बनेगा यहाँ पे 25 तक। जैसे मैंने एक बात कही थी ना, बॉटम टू नहीं, टॉप टू बॉटम। वीएन झा साहब ने बताया मेरे, टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप। याद थे सर आपको? टॉप टू बॉटम का मतलब होता है, टॉप माने वेद। वेद ने ऐसा कहा है, एक्सपीरियंस भी करके देख लो। दूसरा, मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है, वेद में भी ये देख लो। तो आपका फोकस किस पर है? मीमांसा दर्शन और न्याय, मीमांसा दर्शन और वेदांत दर्शन में ये कहा जाता है, वेद ने कहा है परम प्रमाण तो वेद है। मैं इसको इसलिए मानता हूँ क्योंकि वेद ने कहा है। और है कि वेद में ज्ञान विश्व है, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में इसके इंटरप्रिटेशन है। एक सामान्य व्यक्ति न्याय के लिए उसको कैसे प्रमाण मानते हैं? वेद के लिए तो एक आप पुरुष जैसा ज्ञानी है, वही कह सकता है कि ये वेद वाक्य है। हरे को तो हाँ, तो उसके लिए एक ही उपाय है, ज्ञानी बनना पड़ेगा। क्योंकि ये वो प्री सपोज करके चल रहा है ना कि जो कुछ भी ज्ञातव्य है, वेद में सब कुछ कहा गया है, ऐसा उनका मानना है। इसलिए प्रमाण
जैसे अध्यास की बात हो, अध्यास सर, अध्यास माने अज्ञान, माया। तो द आइडिया ऑफ माया वेद में कहा गया है, वेद ने कहा है, इसलिए अध्यास की सत्ता माननी चाहिए। मेरा अनुभव कहता है इससे नहीं, अनुभव से तो करके देख लो, पर वेद ने कहा इतना पर्याप्त है। तो बिल्कुल वेद बेस्ड फिलोसॉफिकल सिस्टम से, इसलिए कई बार बहुत इरिटेटिंग मानते हैं आज के लोग, क्या ऐसा श्रुति कहती है, और श्रुति कहती है तो क्या है, तो अनुभव से तो सिद्ध नहीं होता। तो सबसे प्रमुख प्रमाण कौन है? वेद। बाद में वो कहते हैं शंकराचार्य के पूरे भाष्य में सबसे पहले वो वेद का प्रमाण प्रस्तुत करते हैं सर। वैदिक के लिए तो इतना ही पर्याप्त है ना, वैदिक के लिए इतना ही पर्याप्त है। अगर आप वैदिक हैं तो आप ये नहीं कह सकते हो तो मैं क्या करूँ, वेद ने कह दिया तो। परंतु आप वैदिक नहीं हैं तो आप कहोगे ठीक है मैं तो वेद को नहीं मानता, तो ऐसे व्यक्ति के सामने क्या करूँगा, श्रुति के पश्चात युक्ति, अनुमान से सिद्ध करूँगा। तो वहाँ कहते हैं श्रुति, स्मृति, युक्ति और अनुभव, ये प्रमाण है। तो आचार्य शंकर अक्सर पहले श्रुति को प्रस्तुत करते हैं, फिर स्मृति को प्रस्तुत करते हैं, फिर युक्ति को प्रस्तुत करते हैं, और ये जो इन तीनों को नहीं मानता है तो आचार्य शंकर कहते हैं ऑब्जर्व योर ओन एक्सपीरियंस। अब अपने अनुभव को तो कोई डिनाई नहीं कर सकता है ना, अनुभव में जो विषय आता है वो तो प्रत्यक्ष प्रमाण है। हाँ, जब अनुभव का विषय है ना, तो जैसे मान लीजिए सर कि ये आपके भी अनुभव का विषय है, मेरी भी अनुभव का विषय है, आप इसकी सत्ता को नकारेंगे नहीं, आपकी भी अनुभव में आ रहा है, मेरे भी अनुभव में आ रहा है, तो अनुभव सबसे बड़ा प्रमाण है, ऐसा तो उसी समझ ये कितनी बताया ना, इसके बाद अब बात कहाँ से आई, प्रमाण। अब ये चर्चा चलती है सर कि कोई वस्तु है पर दिखाई नहीं देती है, तो कोई वस्तु होते हुए भी कैसे नहीं दिखाई देती है, केवल परिगणन कर रहा हूँ, किताबों में सब लिखा है अति दूरात। क्या है? अति दूरात, कोई वस्तु अति दूर है इसलिए दिखाई नहीं देती है। अति दूर है, अति अंधकार है, आँख नहीं है, आँख भी है लेकिन मन नहीं है, फैकल्टी वर्क नहीं कर रही है, ऐसे ही 5-6 ध्यान कहीं और है। इसको मैं परिगणित कर देता हूँ, ठीक। सांख्य कार्यक्रम में अति दूरात, जैसे दूर आकाश में उड़ते हुए पक्षी को मैं देख नहीं पा रहा हूँ, इतने मात्र से आकाश में पक्षी की असत्ता निर्णीत हो जाती है क्या? नहीं हो जाती है। ठीक है, कई बार चीज़ें इसीलिए नहीं दिखाई देती कि बहुत दूर है। अच्छा, दूसरा है अति सामीप्यात, उसके लिए एग्जाम्पल दिया जाता है, नेत्रों में लगा जो अंजन है ना, नहीं अंजन किसी को भी नहीं दिखाई देता है, क्यों नहीं दिखाई देता है? अंजन की बात अलग है, नेत्रों की ये जो बाल है वो भी नहीं दिखाई देते हैं। बहुत समीप, अति सामीप्यात, ये दोनों के दोनों दोष कैसे दोष है? देशगत दोष है। क्या दोष है? देशगत दोष है। अच्छा, तीसरा इंद्रिय दोषात, आँख में खराबी है, कान में है, जो बधिर व्यक्ति है वो शब्दों को सुन सकता है? बताइए, शब्दों को सुन सकता है? नहीं सुन सकता। हम सब मान लीजिए कि यहाँ शब्दों को सुन रहे हैं, हम सब में से कोई बधिर व्यक्ति आगे बैठा है, हम सब शब्द का अनुभव कर रहे हैं, वो कह रहा है मुझे अनुभव नहीं हो रहा है, तो वो ये निर्णय दे सकता है कि शब्द की सत्ता है ही नहीं। इंद्रिय दोष के कारण वो नहीं दिखाई, उसको दिखाई नहीं दे रहा। इससे बहुत बड़ा और बहुत छोटा भी मानते हैं। हाँ, अभी आएगा। ठीक है, कहा जाता है कि दो गूंगे व्यक्ति मिले रास्ते में, तो जो गूंगा व्यक्ति है उसको एक ने दूसरे को कहा मार्केट जा रहे हो क्या? तो बोला ना मैं तो मार्केट जा रहा हूँ। फिर वो कहता तो मार्केट जा रहे हो। अच्छा, मैंने सोचा तू मार्केट जा रहा है, तो ये क्या है? बिना सुने ही चल रहा है ना। कुल मिलाकर कहना क्या चाह रहे हैं कि मुझे कोई वस्तु दिखाई नहीं देती है, उसमें वस्तुगत दोष ना होकर के इंद्रियगत दोष भी तो हो सकता है, अक्सर होता है। बात आगे वही बात आना चाह रहे हैं, देखिए कि अति दूरात, अति सामीप्यात, इंद्रिय घातात, इंद्रिय घात शब्द का प्रयोग, इंद्रिय में कोई घात हो जाए,
और मनः अनवस्थानात्, कई बार मन अनवस्थित है तो उसको पता नहीं चलता है। मान लीजिए कि किसी योगी का मन एक विशेष विषय में लगा हुआ है, योगी अपने आसपास में घटित होने वाली घटनाओं को नोटिस ही नहीं कर रहा है। इसका मतलब घटनाएं नहीं घट रही हैं, इसका मतलब वहाँ से कोई लोग आ जा नहीं रहे, पर उसका मन चूँकि अन्य मनस्क है, अन्य में उसका मनस लगा हुआ है, इस वजह से मनसः अनवस्थानात् वह उन वस्तुओं को देख नहीं पाता है। विशेष रूप से फिल्मों में बहुत सीन होता है, कोई व्यक्ति प्रेम में पागल है तो उसको कोई चीज़ें दिखाई नहीं दे रही, कोई व्यक्ति क्रोध में इतना पागल है कि उसको कोई चीज़ें दिखाई नहीं दे रही है, जो कुछ दिखाई दे रही तो उसको मनसा अवस्था। ये दोनों के दोनों क्या है? इंद्रिय दोष है। मन भी एक इंद्रिय ही है। अच्छा, जो सर कह रहे थे सौक्ष्म्यात्, सौक्ष्म्यात्, सौक्ष्म्यात् का क्या? सूक्ष्म होने का। परमाणु है, परमाणु के अस्तित्व को ना माना जाए क्या? आपको मुझे दिखाई नहीं दे रहे, तो आपका परमाणु तुमको इसलिए नहीं दिखाई दे रहे क्योंकि वो अति सूक्ष्म है। जैसे यहाँ पर बहुत सारी मोबाइल वेव्स हैं, 4G है, सब कुछ है यहाँ पर दिख नहीं रहा है। दिख नहीं रहा, सूक्ष्म होने की वजह से। व्यवधानात्, उस दिन भी बात चली थी, कई बार वस्तु इसलिए नहीं दिखाई देती कि व्यवधान हो गया। अब जैसे अजय जी मुझे दिखाई देने बंद हो गए, तो इसका मतलब अजय जी है नहीं, ठीक है, व्यवधान आ गया बीच में, पर्दा आ गया या दीवार आ गया, इस वजह से चीज़ें हमें दिखाई नहीं देती हैं। वस्तु के होते हुए भी वस्तु के दिखाई न देने के कारण है। इसमें मैंने एक शब्द पर बल दिया सौक्ष्म्यात्, उसको याद रखना, सौक्ष्म्यात्, उसी को पकड़ना है आगे के लिए। अच्छा, ये दोष एक और भी हो सकता है सर, ये भी हो सकता है सर, वो फैकल्टी नहीं है हमारे पास देखने की, वो किस में आएगा? मुझे तो लगता है इंद्रिय का अभाव इंद्रिय दोष ही है। मान लीजिए मेरे पास वो फैकल्टी नहीं है, इंद्रिय की अनुपस्थिति भी तो इंद्रिय दोष ही है क्या? और कुछ सोचिए। अभी एक इसके लिए ना, इसके लिए एक और समाधान है। कैसे? जो कारिका है, जो श्लोक है, उसके मैंने एक शब्द बताया। पहला क्या बताया? अति दूरात्, सामीप्यात्, इंद्रियघातात्, मनो अनवस्थानात्, सौक्ष्म्यात् और व्यवधानात्। इतने तक तो बात हो गई ना। और अंत में कहता है अभिभवात्, कई बार वस्तु अभिभूत हो जाती है इसलिए दिखाई नहीं देती। अभिभूत, अभिभव हो जाता है। जैसे मान लीजिए कवर्ड नहीं, किसी आप देखिए कोई बहुत बड़ी लाइट है, उसके सामने दीपक भी जल रहा हो तो दीपक को कोई नोटिस करेगा? नहीं करेगा, नहीं करेगा। जैसे प्राइम मिनिस्टर आ रहे हो, प्राइम मिनिस्टर के साथ जितने भी अधिकारी वर्ग आते हैं, छोटे छोटे मिनिस्टर्स भी आते हैं, वो कभी किसी के ध्यान में जाते हैं? नहीं जाते। तो प्राइम मिनिस्टर के व्यक्तित्व के सामने अभिभूत हो जाते हैं। अभिभव माने वो डिम हो जाते हैं, इस वजह से वो कई बार नोटिस नहीं होते हैं। तो अभिभव के कारण भी बड़े प्रकाश के सामने हो जाता है। तो इस वक्त भी हो सकता है, ऐसे बहुत किसी की मूवमेंट हो रही है तो भी होने की, हाँ, बहुत मूवमेंट किसकी किया जा सकता है। उस सबको कैसे इंक्लूड करेंगे मैं बताता हूँ। और अंत में कहा समभिहार। समभिहार का मतलब होता है कि चीज़ें मिक्स्ड हो गई। जैसे मान लीजिए कि चावल है, चावल का रंग क्या है? सफ़ेद है। उसमें कोई सफ़ेद वस्तु, सफ़ेद छोटी छोटी मोती होती है ना, उनमें से कोई गिर जाए तो क्या हो जाता है? समभिहार की वजह से हम जान नहीं पाते हैं। काली मिर्ची अगर पपीते के बीज मिल जाए, हाँ, बिल्कुल हाँ, नहीं निकाल ये सबसे अच्छा कोई नहीं निकाल सकता, कोई नहीं निकाल सकता। इवन द बेस्ट ऑफ व्यापारी नहीं निकाल सकते। इसीलिए ना कहा जाता है सर कि ये जो घी है ना, घी में अगर पीलापन दिखे तो वो शुद्ध घी माना जाता है, गाय का घी। तो कुछ लोग जो घी की कंपनी है उन पर आरोप लगाते हैं कि ये हल्दी डाल देते हैं, हल्दी डाल देते हैं, अक्सर डाल देते हैं, मैंने सुना। और मुझे तो उस व्यक्ति ने बताया है जो काम करता है घी की कंपनी में, क्या क्या मंदिर हल्दी डालते हैं। हल्दी डाल दे तो भी ठीक है, कुछ रंग वंग भी डाल देते हैं जो इवन दैट विल बी मोर हार्मफुल। हल्दी तो ठीक, हल्दी तक तो फिर भी हल्दी से सस्ता कोई येलो कलर आता होगा तो वही है, क्वालिटी करना है। हल्दी बढ़ेगी नहीं उसमें, कलर तो मिक्स हो। बैठ जाएगी। अब वो कहाँ ऐसे तो वो दूध में यूरिया मिलाते हैं और भी चीजें मिलाते हैं, कई चीज। वो मिलाते ही वो चीज़ मिलाते हैं जिसमें पता न चले। नहीं तो
इसके अलावा और भी हो सकते हैं सर, फॉरगेटफुलनेस है जैसे, एंड देन देयर इज अ इग्नोरेंस ऑफ इग्नोरेंस, पता ही नहीं है कि पता नहीं है। तो उसका समाधान ये है कि अंत में इन्होंने लिखा है कि सौक्ष्म्यात् व्यवधानात् अभिभवात् समभिहारात् च। अच्छा अब आप मतलब वो गुंजाइश छोड़ रहे हैं, मैंने इतने परिगणित कर लीजिए, ओपन एंडेड है ये, नया मिले तो आप लाइए, मतलब वो है। कालगत नहीं हो गया जो पीछे चले गए। ठीक है सर। अभी ये इस बात को कह करके यहीं समाप्त नहीं कर रहे हैं, ये चीज़ें क्यों नहीं दिखाई दे रही हैं, क्यों नहीं दिखाई दे रही है, मतलब प्रत्यक्ष का विषय क्यों नहीं बन रही है। सौक्ष्म्यात् कोई भी हो सकता है, इनमें से कोई भी होता है, विशेष रूप से ना सर वो जो अव्यक्त है, अव्यक्त शब्द पर फोकस करिए, प्रधान जिसको कहते हैं, वो उसकी हम कल्पना क्यों करें। अव्यक्त की सत्ता को क्यों माने, किसी के अनुभव में तो नहीं आता है। अनुभव में क्या आता है, कॉन्क्रीट क्या कहते हैं इसको, टेंजिबल कहते हैं, कॉन्क्रीट टेंजिबल जो एंटिटीज हैं वो हमारे निर्मित आती हैं। भूत भी नहीं आते सर, भौतिक आते हैं। भौतिक किसे कहते हैं, भूतों से निर्मित वस्तुएं हमारी आँख का विषय बनती हैं। तो अब वो कह रहा है इनमें इनको व्यक्त कह रहा हूँ, इसको अव्यक्त कह रहा हूँ मैं। मेरा प्रश्न है कि उस अव्यक्त की सत्ता को मैं स्वीकार क्यों करूँ। अव्यक्त अगर है तो दिखाई क्यों नहीं देता है। तो क्या उत्तर है, अव्यक्त वस्तु क्यों दिखाई नहीं देती, उसके दो कारण हैं। एक तो सबसे बड़ा कारण है कि वस्तुएं है ही नहीं। वस्तुएं, जो वस्तु है नहीं वो दिखाई देगी कभी नहीं दिखाई देगी। तो वस्तु का अभाव भी वस्तु के आदर्शन का एक कारण है, और ये सारे कारण वस्तु के होने पर भी नहीं दिखाई देते हैं। तो उन्होंने लिखा सौक्ष्म्यात् तत् अनुपलब्धि। संस्कृत देखिए सर, सौक्ष्म्यात् माने सूक्ष्मतायाः कारणात्, तत् माने तस्य कस्य प्रधानस्य अनुपलब्धि, उसकी अनुपलब्धि होती है, न अभावात्, अभाव होने की वजह से नहीं है। तो मेरे साथ पंक्ति बोलिए, सौक्ष्म्यात् तत् अनुपलब्धि न अभावात्। That means absence of evidence is not evidence of absence. Absence of evidence It's not the evidence of that's non-existence. non-existence. It's not the evidence of non-existence. Non-perception of an entity is not the evidence of the absence of that entity. Non-existence. Non-existence. तो उसको जनरली ऐसे सिंपल उसमें ऐसे बोल देते हैं, हाँ। तो समझ में आता है। एब्सेंस ऑफ एविडेंस इज नॉट एविडेंस ऑफ एब्सेंस, मतलब प्रेजेंट ही हाँ, नहीं। ठीक ऐसा ठीक है ना, एविडेंस नहीं अच्छा, है। ठीक है सर, प्यारा वाक्य है। अव्यक्त नॉन एग्जिस्टेंस तो बोलना पड़ेगा। हाँ। अब यहाँ बात आई तो फिर कैसे जाने, तब ये प्रमेय सिद्धि प्रमाणांधि ये बात गई। तो उसको मैं परिगणित करते समय देखिए, मैं सांख्य कारिका की पंक्ति बता रहा हूँ। सौक्ष्म्यात् तत् अनुपलब्धिर नाभावात्, फिर उसकी उपलब्धि कैसे माने, उसकी सत्ता क्यों माने। पहले तो बता दिया कि क्यों नहीं दिखाई दे रहा, तो पर ना दिखाई दे रहा, अभाव नहीं है उसका। बोले कि पर भाव है, इसका क्या प्रमाण है। तो वो कहते कार्यतः तत् उपलब्धे, कार्यों के रूप में दिखाई दे रहा है ना। मिट्टी अगर नहीं दिखाई दे, घड़ा दिखाई दे रहा है, घड़ा कहाँ से आया है, मिट्टी से आया है। छोटे छोटे चलते हुए बच्चे कहाँ से दिखाई दे रहे हैं। हाँ, आप मान लीजिए कि आप विदेश गए हैं, आप 2 साल बाद अपने घर आए, आपने देखा कि 6-6, 7-7, 1-1, 2-2 साल के बच्चे कुछ खेल रहे हैं, तो अनुमान क्या कर सकते हो, कुछ पड़ोसियों के बच्चे हुए हैं, है ना, क्योंकि बच्चे बिना माता पिता के होते नहीं है, सिंपल सी बात है। उन बच्चों से किसका अनुमान किया जा सकता है, माता पिता का अनुमान किया। कार्यतः तद, उसके अव्यक्त के कितने कार्य हैं, इन कार्यों से उसकी उपलब्धि हो जाती है। कोई भी कार्य बिना कारण के अचानक उपस्थित नहीं हो सकता है। तुम नोवेयर कहते हैं ना अंग्रेजी में, तुम नोवेयर तो आ नहीं सकता है, समवेयर आ सकता है ना। तो वो समवेयर क्या है, सम एंटिटी क्या है, वो सोर्स क्या है, उसके रूप में कारण की मैं अनुमिति करता हूँ। अनुमिति में इन्फर करता हूँ।
2-3 मिनट में मैं इस पर बात करता हूँ। अगली बार मैं अभाव के कुछ प्रकार बताऊँ ना, अभावाद आया। सर आप मोक्ष की बात नेक्स्ट क्लास में एक ही क्लास बची है, तो सांख्य में मोक्ष भी पिछली बार शामिल आप बता दें मोक्ष तक पहुँचे। वैसे तो अभी आज सुबह हुआ 2 बजे से 4 तक काफी मैं उसमें थोड़ा सा मोक्ष का भी, सांख्य का मोक्ष संबंधी अवधारणा क्या है ये बताऊँगा। योग में तो मैंने चर्चा की थी, लगभग वही है। अगली बार बताने के लिए मेरे पास है सत्कार्यवाद और व्यक्त और अव्यक्त में भेद। व्यक्त अव्यक्त एक है और व्यक्त कितने हैं? ये सब के सब है ना। 23 क्या है? व्यक्त है और एक अव्यक्त है। तो व्यक्त और अव्यक्त में क्या भेद है? वैधर्म्य कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? वैधर्म्य। और व्यक्त और अव्यक्त में साधर्म्य क्या है? यह भी बताना है। और सांख्य का सबसे बड़ा सिद्धांत क्या है? सत्कार्यवाद। सत्कार्यवाद किसे कहते हैं? आप बताएं, मालूम? आप कैसे किसी को मालूम है? सामान्य सा अर्थ है कि सांख्य का वेदांत का मानना है कि जो इफेक्ट्स हैं ना, जो प्रोडक्ट्स हैं, वो अपने मेटीरियल कॉज में पहले से ही विद्यमान होते हैं। व्हाट एग्जिस्ट्स इन दी मृत्तिका। मृत्तिका में पॉट ऑलरेडी एग्जिस्टेंट है, ठीक है। जैसे कछुए का जो ये जो भाग है ना सर, ऑलरेडी अंदर है, बाहर निकलता ही तो है। ऐसे ही मिट्टी में घड़ा पहले से ही है। ये कहते हैं एक्चुअली पॉट तो केवल प्रैक्टिकलिटी है तो सारी मिट्टी। अब इसको कहते हैं सत्कार्यवाद। कार्य कारण में पहले से ही सत है। सत माने विद्यमान, एग्जिस्टेंस ऑफ इफेक्ट इन द मटेरियल कॉज, जो ऐसा मानते हैं। इसका मतलब जो भी कार्य है ना, वो न्यू बिगिनिंग नहीं है, इट इज ऑलरेडी एग्जिस्टेंट। कार्य के रूप में उसको केवल आविर्भाव किया जा सकता है। प्रैक्टिकल आविर्भाव और तिरोभाव शब्द है। आविर्भाव और तिरोभाव। वल्लभ वेदांत दर्शन है ना, वल्लभ का वेदांत, उसमें कहा जाता है कि सब जगह, सर बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सब जगह चैतन्य है। इसमें भी चैतन्य है और मुझ में भी चैतन्य है। मनुष्य में चैतन्य सबसे मुखर अवस्था में है और पाषाण में चैतन्य सबसे अमुखर अवस्था में है, पर चैतन्य दोनों में है। तो चैतन्य का आविर्भाव मुझ में सबसे अधिक है, तो चैतन्य का तिरोभाव पत्थर में सबसे अधिक है। चैतन्य सब जगह है। ऐसे ही आविर्भाव, वस्तु का जन्म नहीं होता है, वस्तु का मरण नहीं होता है, वस्तु की उत्पत्ति नहीं होती है, वस्तु की केवल आविर्भूति होती है। वस्तु का नाश नहीं होता है, वस्तु केवल अपने कारण में चला जाता है। इसको सत्कार्यवाद कहते हैं। क्या कहते हैं? सत्कार्यवाद। जो प्रोडक्ट है, जो इफेक्ट है, अपने मटेरियल कॉज में पहले से ही विद्यमान है। कुंभकार केवल क्या करता है? उस पहले से विद्यमान एंटिटी को रिवील करता है। इसीलिए वस्तुएं रिवील्ड हो सकती हैं, फिर से कंसील्ड हो सकती, कंसील्ड कहते हैं, कंसील्ड हो सकती है, अंदर से नहीं आ सकती। इसको कहते हैं सत्कार्यवाद। इसके विपरीत जो कारणता सिद्धांत क्या है? असत्कार्यवाद। असत्कार्यवाद में क्या कहा जाता है कि जो भी प्रोडक्ट है ना, वो न्यू बिगिनिंग है। क्या है? न्यू बिगिनिंग है। और प्रीति उसके लिए क्या शब्द है? आरंभवाद। तो सांख्य दर्शन भी सत्कार्यवादी दर्शन है, वेदांत दर्शन भी सत्कार्यवादी दर्शन है। सांख्य दर्शन के सत्कार्यवाद को परिणामवाद कहते हैं। क्या कहते हैं? परिणामवाद। और वेदांत दर्शन के सत्कार्यवाद को विवर्तवाद कहते हैं। तो सत्कार्यवाद के विषय में हमने थोड़ा सा देखा, समय हो गया है। हाँ, अगली बार क्योंकि अपनी कक्षा होगी उसमें
बचे हुए जो विषय हैं उसको थोड़ा थोड़ा टच करके सर वो बात बीच में थोड़ा सा रह गया क्या कि हम क्यों माने इसको, अगर इसका कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिल रहा, मान प्रमाण। देयर आर अदर वेज ऑफ नोइंग। प्रमाणों से प्रमेय की सिद्धि होती है और प्रमाण केवल एक नहीं है। इसका मतलब प्रत्यक्ष से भिन्न भी प्रमाण है जो वस्तु की वस्तु सत्ता का निर्धारण करते हैं, इसीलिए बात चली है। नहीं तो सांख्य में प्रमाण मीमांसा की तो कोई बात हो नहीं सकती क्योंकि वो उसका विषय नहीं है। परंतु वहाँ थोड़ी सी चर्चा इसलिए की है कि भी कोई जिद कर बैठे मैं तो नहीं मानता, तो आप कहेंगे क्यों नहीं मानोगे भाई, तुम स्वयं भी मान रहे होते हो, केवल तुम यहाँ जिद कर रहे हो परंतु तुम स्वयं भी दैनंदिन व्यवहार में प्रत्यक्ष से भिन्न प्रमाणों से काम ले ही रहे होते हो, तो वहाँ काम ले रहे होते हो तो यहाँ क्यों नहीं लोगे। तो इन प्रमेयों की सत्ता है, इन प्रमेयों को जाना जा सकता है। जानने का साधन केवल प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है, प्रत्यक्ष प्रमाण से भिन्न दो और प्रमाण हैं जिनसे वस्तुओं की वस्तु सत्ता का निर्धारण होता है। और वो प्रमाण क्या है, अनुमान प्लस आगम। तो वेद में भी इन अव्यक्त आदियों की चर्चा है और अनुमान से भी इनको जाना जा सकता है। तो आप्तवचन से और अनुमान से इन तत्वों की तात्विकता को हम जान सकते हैं। इसीलिए 25 तत्व होते हैं। इन 25 तत्वों में से एक तत्व आत्मा है, बाकी सारे तत्व अदर देन आत्मा है, अनात्मा है। अगर मुझे आत्मा का ज्ञान करना है तो अनात्मा का भी ज्ञान करना होगा, क्योंकि आत्मा और अनात्मा में भ्रम हो जाता है। कई बार हम अनात्मा को आत्मा समझ लेते हैं और एक दुख का एक अंबार खड़ा कर लेते हैं। अगर हम आत्मज्ञान करते हैं तो सारे दुख जाते रहेंगे। दुख की आत्यंतिक निवृत्ति और ऐकांतिक निवृत्ति आत्म अनात्म विवेक से होगी। मतलब आत्मा अनात्म विवेक भी लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य क्या है, आत्मज्ञान। आत्मज्ञान। जो आत्मविद होता है वो सभी शोकों से तर जाता है। तरति शोकम आत्मविद। ये जो तरति शोकम आत्मविद है ना, ये दुख की आत्यंतिक और ऐकांतिक निवृत्ति की घोषणा है। और उसका साधन क्या है, आत्मविद, आत्मज्ञान। तो जिसने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया है उसको संसार के सारे दुखों से निवृत्ति मिलती है। और संसार के सारे दुखों से निवृत्ति को अत्यंत पुरुषार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं, अत्यंत पुरुषार्थ कहते हैं। इसीलिए सांख्य दर्शन का पहला सूत्र है अथ त्रिविध दुखात्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ। त्रिविध दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति ही अत्यंत पुरुषार्थ है। और अत्यंत पुरुषार्थ इक्वल टू मोक्ष है। तो इसमें एक प्रतिप्रसव का सिद्धांत है, योग दर्शन में आता है। चित्त की वजह से हम बंधन में पड़ते हैं, इसलिए चित्त का नाश करो। ये जो चित्त है ना, इसकी वजह से हम भ्रांतियों में पड़ जाते हैं। तो मेरे पास क्या उपाय है, जिसकी वजह से जो संसार आके खड़ा हो जाता है दुख का, उस वजह को ही हटा दो। और वो वजह क्या है, चित्त है। चित्त किससे बना हुआ है सर, सत्व रजस तमस से ही बना हुआ है। प्राकृत है ना वो, सत्व रजस तमस। अभी मैंने जब घोषणा की कि किसी भी वस्तु का अत्यंत अभाव नहीं होता है, वस्तु का नाश नहीं होता है, वस्तु का केवल क्या होता है, जिन पदार्थों से वो वस्तु निर्मित हुई है उन्हीं पदार्थों के रूप में वस्तु फिर से परिणत हो जाता है। तो चित्त का नाश का मतलब चित्त का पहले प्रसव हुआ। किन से प्रसव हुआ, सत्व रजस तमस से। और प्रति प्रसव है, रिवर्टिंग बैक। फिर से वो चित्त किस में परिणत हो गए, चित्त इज ए कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्टेड आउट ऑफ सत्व रजस और तमस। जब उसका डिस्ट्रक्शन होगा तो किस रूप में फिर से विभक्त हो जाएंगे, वो सत्व रजस तमस के रूप में चले जाएंगे। उसको प्रतिप्रसव कहते हैं। और मूल प्रकृति सत्व रजस तमस के रूप में है, उसमें परिवर्तित हो जाएगी, है। जैसे मान लीजिए कि घर जो है, एक बिल्डिंग खड़ा हुआ है ना, अगर घर अणुओं में विभक्त हो जाए तो अणुएं तो है ना, इसलिए घर का अत्यंत नाश नहीं होता। घर फिर से जिससे बना था उसमें चला जाता है। तो इसको प्रतिप्रसव कहते हैं। और प्रतिप्रसव हो जाता है तो उसी को हम मोक्ष कहते हैं। मैटर से हम छूट गए, है ना, मैटर से हम छूट गए, इसको प्रतिप्रसव कहते हैं। और उसी को अत्यंत पुरुषार्थ कहते हैं। सभी दर्शनों का गोल यही है
केवल माध्यम अलग है। हाँ, पंथा पथ अलग अलग है, परंतु कह सब यही रहे हैं। अथ बोलिए, अथ त्रिविध त्रिविध दुखात्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ और तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थान। अब मैं उस स्वरूप में जब अवस्थित हो जाता हूँ तो मोक्षो ही नाम नैवान्य, इसको तो जरूर मैं लिखूंगा, एक पंक्ति बस फिर करूँगा। मोक्षो ही नाम नैवान्य, मोक्षो ही नाम, ये सर कश्मीर शैव दर्शन का वाक्य है। मोक्षो ही नाम नैवान्य, नैवान्य मोक्ष और किसी चीज का नाम नहीं है। मोक्षो ही नाम नैव अन्य, कोई और चीज नहीं है मोक्ष। क्या है फिर? स्वरूप प्रथनम ही तत्, स्वरूप प्रथनम ही तत्, स्वरूप का प्रथन हो जाए, इतना ही मोक्ष है। मैं केवल आत्ममात्र रहूं तो यही मेरा मोक्ष समझता है। तदा द्रष्टु ही नन तत् तत् स्वरूप प्रथनम है, स्वरूप प्रथम कहते हैं ना, प्रथम है अपने रूप का विस्तार है।